क्लास थी इसलिए हमने इसको ऑफ किया। तो मनीषा मैम पीएचडी स्कॉलर है एस व्यासा यूनिवर्सिटी में, जिन्होंने सर्वे किया है स्क्रीनिंग के ऊपर कि स्क्रीनिंग का क्या इफेक्ट पड़ता है। आप लोगों के पास भी ग्रुप में आया होगा, आप लोगों ने भरा भी होगा मैम का सर्वे। लगभग 2,500-3,000 से ज्यादा नेशनल लेवल का सर्वे मैम ने किया था। 2,500-3,000 से ज्यादा लोगों ने उनको भरा है। वो बच्चों के लिए था, पेरेंट्स के लिए था। तो मैम के पास सर्वे का अपना एक्सपीरियंस है खुद का, कैसे सर्वे को डेवलप किया जाता है, कैसे इसको एग्जीक्यूट किया जाता है, क्या क्या चैलेंजेस उसमें होते हैं। ये पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत जरूरी होता है, किताबी ज्ञान तो सबके पास होता है। और योगा मॉड्यूल जो हमारा आज का मेन टास्क है, सर्वे पे कभी बाद में फोकस करेंगे, आज मेन फोकस हम योगा मॉड्यूल पे करते हैं। तो मैम ने अपना खुद का मॉडल योगा मॉड्यूल डेवलप किया है। और ज्यादातर जो मैं देखता हूँ, क्योंकि अभी हमारी रिसर्च में योगा की लाइन अभी बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हुई है, इसीलिए अभी बहुत सारे डेवलप हो चुके हैं और हजारों लाखों भी डेवलप होने हैं योगा मॉड्यूल। आप भी जैसे कि पूजा जी कर रही थी उसके ऊपर आंखों पर काम कर रही है, और बस जितने मेरे पास आप लोगों के फोन्स आते हैं, आधे से ज्यादा लोग ये बोलते हैं कि मॉड्यूल है ही नहीं, हमको डेवलप करेंगे। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि मॉड्यूल की क्लास होने। और बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, वो ऐसे ही ले तो लेते हैं मॉड्यूल, उसके चैलेंजेस को नहीं पता कुछ भी। जैसे मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस आप लोगों को बताता हूँ कि अभी पीछे मेरी फ्रेंड रुचि है, वो एम्स में है, दिल्ली एम्स में डिप्रेशन के ऊपर काम कर रही है। वो शायद में भी क्लास में हो, याद तो नहीं आई है, वो आती है वैसे क्लास में। तो बेचारी इतना 1 साल तक परेशान रही, बाद में उसने छोड़ दिया। तो योगा मॉड्यूल इतना आसान नहीं है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ सब लोगों को। उसके चैलेंजेस जो हैं बहुत ध्यान रखने योग्य हैं। आप कर सकते हो, उन चैलेंजेस को जरूर डेवलप करो, योगा मॉड्यूल करना भी चाहिए। तो मैं मनीषा मैम का वेलकम करता हूँ। मुझे भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि मुझे भी बस पढ़ाई है और सुना है। पर्सनल एक्सपीरियंस मनीषा मैम का खुद का है। तो मैं मनीषा मैम का वेलकम करता हूँ, और आगे की क्लास को प्लीज कंटिन्यू करें मनीषा मैम। थैंक यू राहुल। चलिए तो आज अच्छा, मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि सबका रिसर्च क्लियर है यहाँ पे? कोई तो ऐसा नहीं है जिसका मतलब वेरिएबल क्लियर नहीं हो कि रिसर्च में वेरिएबल्स क्या होते हैं, या बेसिक नॉलेज नहीं हो? तो मैं उसी हिसाब से क्लास स्टार्ट करूंगी, क्योंकि ये पीएचडी की क्लास हो रही है। अगर किसी को भी कुछ ऐसा लग रहा हो कि मुझे वेरिएबल्स नहीं आता है, पता नहीं है, तो फिर ये क्लास समझ में आना दिक्कत होगा। तो इसीलिए मैं पूछ रही हूँ आपसे कि कोई ऐसा है जिसकी क्लास क्लियर नहीं है यहाँ पे, जिसको वेरिएबल्स नहीं पता हो, मॉड्यूल मीन्स योगा का रिसर्च का कुछ टर्मिनोलॉजी है वो नहीं पता हो? कोई है यहाँ पे ऐसा? तो मैं फिर शुरू से लूंगी, नहीं तो फिर मैं सीधे डायरेक्ट मॉड्यूल से स्टार्ट करूंगी। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल क्लियर है सबका? मैडम पता सबको होगा शायद, लेकिन एक बार कंफाउंडिंग और 2 मिनट में सम अप कर देंगे तो अच्छा लगेगा, 2 मिनट में। अच्छा ठीक है, चलिए मैं 2 मिनट में कोशिश करती हूँ मैं खत्म कर दूं। ठीक है, तो 3 तरह के वेरिएबल होते हैं। तो फिलहाल हमें योगा मॉड्यूल के लिए आप 2 वेरिएबल क्लियर कर लीजिए। एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल्स वो है जो हम स्टडी करते हैं, जिसके बीच यानी तो रिलेशनशिप होता है, यानी तो काउज एंड इफेक्ट होता है। ठीक है, तो जैसे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका योगा हो गया, जिसको हम चेंज कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में होता है चेंज करना। और जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, जिसमें हम इफेक्ट देखते हैं योगा का, वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। सीधा सीधी बात में ये है। ठीक है, तो योगा हमेशा आपका एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है रिसर्च में। ठीक है, क्लियर है सभी को? यानी तो मेरे वीडियो बने हुए हैं वेरिएबल्स के ऊपर भी, तो आप देख सकते हैं। पिछला वीडियो 1 घंटे का मैंने पूरा क्लास लिया हुआ है, तो उसमें बिल्कुल अच्छे से मैं समझाई हुई हूँ। ठीक है, यस मनीषा मैम, ये सभी आपके ऑलमोस्ट स्टूडेंट पिछले बैच के आपके ही स्टूडेंट है ये। अच्छा Yes, अच्छा ma'am. अच्छा। These all are basics. We understand. या ओके देन फाइन, ओके देन फिर मैं अपना योगा मॉड्यूल ही से ही स्टार्ट करती हूँ।
स्लाइड्स विजिबल थे सबको? Yes, it is visible now. चलिए तो पहले ओके, तो पहले मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन बता देती हूँ कि योगा मॉड्यूल बनाते कैसे, फिर हम स्टेप बाय स्टेप इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जैसे किसी भी दवाई का एक कंपोजिशन होता है, ठीक है, हम कोई भी डिजीज के लिए कोई दवाई लेते हैं, चाहे वो डायबिटीज हो, बीपी हो, एंजाइटी का हो, डिप्रेशन का हो, एक कंपोजिशन होता है। इसी तरह जैसे हम मॉड्यूल डेवलप करते हैं, जैसा राहुल जी ने बताया कि मॉड्यूल डेवलपमेंट करना सच में एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि आपको इसका बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से नॉलेज हो योगा का, एक मॉडर्न साइकोलॉजी का और एक अपना एंशिएंट साइकोलॉजी जो हमारा योगा है, तो ही एक इफेक्टिव मॉड्यूल हम तैयार करते हैं, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ मॉड्यूल में हमारा क्या क्या होगा, जैसे आसना हो गया, प्राणायाम हो गया, ब्रीथिंग टेक्निक्स हो गए, योगिक गेम्स हो गए, जो भी जिसके लिए भी आप मॉड्यूल डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो मैं एक वेरिएबल यहाँ पे लेके चलती हूँ एंजाइटी का, ताकि मुझे समझाना आसान हो आपको, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ मॉड्यूल में सबसे पहले हम सपोज कीजिए कि हमें एंजाइटी का ही बनाना है मॉड्यूल, तो एंजाइटी के मॉड्यूल के लिए बनाने के लिए हमें 3 तरह से हम काम कर सकते हैं। यानी तो हमें यौगिक टेक्स्ट से देखना होगा कि कौन सा यौगिक टेक्स्ट है और कौन सा आसना है, कौन सा प्राणायाम है, कौन सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, कौन सा ब्रीदिंग टेक्निक्स है, कौन सा आपका मेडिटेशन टेक्निक्स है जो आपको एंजाइटी में लेना होगा, ठीक है। यानी तो आप यौगिक टेक्स्ट से बना सकते हैं, रेफरेंस ले सकते हैं, या नहीं तो जो ऑलरेडी लिटरेचर रिव्यू, जो हमारा मॉडर्न लिटरेचर रिव्यू है, जो हम पेपर देखते हैं, उससे हम रेफरेंस ले सकते हैं कि इस मॉड्यूल में ये दिया हुआ था, या इस पेपर में इस आसना के बारे में दिया हुआ था कि इस एंजाइटी पे ये इफेक्टिव है। एंजाइटी हमारा जो है डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और जब भी हम कोई मॉड्यूल बनाते हैं तो यही 3 चीज चाहिए होता है डेवलपमेंट के लिए, चाहे तो यौगिक टेस्ट का आप रेफरेंस देते हैं, या नहीं तो लिटरेचर रिव्यू का देते हैं, या नहीं तो फिर आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, या नहीं तो जो थेरेपिस्ट होते हैं, थेरेपी देते देते उनका अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है, तो हम बहुत बारी क्या होता है कि उनसे भी इंटरव्यू करते हैं। जब हमारे पास ऐसा टेक्स्ट बुक नहीं मिलता है, जब लिटरेचर रिव्यू नहीं मिलता है, तो बहुत बारी हमें इंटरव्यू पे भी काम करना पड़ता है। तो ये 3 तरह से है जिससे हम अपना मॉड्यूल डेवलप करते हैं कि आपको एंजाइटी के लिए अगर बनाना है तो आपको उसमें कौन सा आसन इंक्लूड करना है, कौन सा प्राणायाम इंक्लूड करना है, कौन सा ब्रीदिंग टेक्निक यूज करना है, काउंसलिंग सेशन यूज करना है, योगिक काउंसलिंग देना है। तो बहुत सारी चीज क्या है, सारी चीजें हमारे एंशिएंट टेक्स्ट बुक में अवेलेबल नहीं होने के कारण हम मॉडर्न लिटरेचर रिव्यू को भी एक्सेप्टेंस रहता है वहां पे। लेकिन जिसका भी आप जहां से भी लेते हैं, चाहे वो आसन लीजिए, प्राणायाम लीजिए, आपके पास एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन होना चाहिए। मान लीजिए कि अगर आप आसन में जो है पश्चिमोत्तान आसन लेते हैं, तो आपके पास एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि एनाटॉमिकली, फिजियोलॉजिकली ये कैसे जो है एंजाइटी पे काम करता है ये आसन। ब्रीदिंग टेक्निक लेते हैं, भ्रामरी प्राणायाम लेते हैं, तो आपके पास एक जस्टिफिकेशन होना चाहिए रेफरेंस के साथ कि आपने इसको क्यों इंक्लूड किया है इस योगा मॉड्यूल में। जो आप एंजाइटी का मॉड्यूल बना रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया कि हम एंजाइटी पे काम करेंगे यहाँ पे अपने मॉड्यूल पे, तो आपके पास एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन होना चाहिए रेफरेंस के साथ, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ मॉड्यूल ये आपका काम होता है। जब भी आप एक डेवलपमेंट ऑफ मॉड्यूल बनाते हैं तो ये आपका काम होता है कि आपको हर चीज, आपको क्या अपने मॉड्यूल में डालना है, क्यों डालना है, और एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन के साथ डालना है कि हमने ये आसन लिया है तो इसका ये जस्टिफिकेशन है, एनाटॉमिकली ये हमने ये रेफरेंस देखा था, या हमारे योगिक टेक्स्ट में ऐसा लिखा गया है, ठीक है, कि ये इस पे काम करता है। तो एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन से आप अपना काम करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ मॉड्यूल ये आपका काम होता है, ये बिल्कुल प्लानिंग प्रोसेस है कि आप प्लान करते हैं कि आपको अपने मॉड्यूल में क्या क्या डालना है विथ प्रॉपर रेफरेंस, और प्रॉपर रेफरेंस के साथ साथ एक वैलिड जस्टिफिकेशन भी होना चाहिए आपके पास। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी आसन डाल दिया, कोई भी प्राणायाम डाल दिया, या कोई भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज डाल दिया, ये ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो डेवलपमेंट तक का जो काम होता है वो आपका होता है, ठीक है। मैं एक बार ठीक है, ये जो डेवलपमेंट तक का काम है ये आपका काम है। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको अपने मॉड्यूल में क्या इंक्लूड करना है, क्या एक्सक्लूड करना है, क्यों करना है, कैसे करना है।
जब आपका एक बार मॉड्यूल तैयार हो जाता है, आपने सारा मॉड्यूल बना लिया, आपने 10 आसन ले लिए, प्राणायाम ले लिया, मेडिटेशन टेक्निक ले लिया, गेम्स ले लिया, योगिक गेम्स ले लिया, योगिक काउंसलिंग ले लिया, आपको अपने पॉपुलेशन को भी ध्यान रखना है कि आपका पॉपुलेशन कौन है। पॉपुलेशन आपका जो है, आप बच्चों के ऊपर मॉड्यूल बना रहे हैं, बड़ों के ऊपर मॉड्यूल, एक एज फैक्टर भी होता है, उस चीज को भी रखना है ध्यान। तो ये आपका डेवलपमेंट प्रोसेस इसी को बोलते हैं कि आपने एक बार मॉड्यूल डेवलप कर लिया, आपको समझ आ गया आपको कौन सा आसन डालना है, कौन सा प्राणायाम डालना है। आपने 21-22 मीन्स 21-22 आपने आसन प्राणायाम सारा आपने एक मॉड्यूल तैयार कर दिया। उसके बाद तो ये आपके हिसाब से हुआ, जो आपने मॉड्यूल डेवलप किया ये आपके हिसाब से हुआ। फिर सेकेंड में हम वैलिडेशन स्टेज पे जाते हैं। वैलिडेशन स्टेज पे होता है जैसे कि हम एंजाइटी पे बना रहे हैं, सपोज कीजिए कि हम बड़ों के एडल्ट के एंजाइटी लेवल पे बना रहे हैं, कि एडल्ट को जो एंजाइटी लेवल होता है उसके लिए बना रहे हैं। तो हम लोग का पॉपुलेशन ग्रुप कौन सा हुआ, एडल्ट हुआ, ठीक है। तो वैलिडेशन ऑफ योगा मॉड्यूल हुआ कि जो एक्सपर्ट है, जो ऑलरेडी इस फील्ड में काम कर रहे हैं, जो थेरेपिस्ट है, जो पीएचडी स्कॉलर्स है, जो एमएससी योगा में जो एंजाइटी के ऊपर किसी ने अपना डिजिटेशन किया हुआ हो, उनसे हम वैलिडेशन कराते हैं कि सर ये मेरा योगा मॉड्यूल है, ये मैं योगा मॉड्यूल एंजाइटी के लिए बनाई हूँ और इसको वैलिडेशन चाहिए, मतलब आप इसे वैलिड है या नहीं है जो मैं बनाई हूँ। ये एक्सपर्ट एडवाइस है आपका, एक तरह से जो वैलिडेशन ऑफ योगा मॉड्यूल है ये एक्सपर्ट एडवाइस है। जितने भी एक्सपर्ट इस फील्ड में है, जिन्होंने एंजाइटी पे काम किया है, चाहे वो एमएससी के हो, पीएचडी स्कॉलर्स हो, प्रोफेसर्स हो, जो योगा से रिलेटेड होना चाहिए, आपके फील्ड से रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम किसी भी प्रोफेसर के पास गए और हम वैलिड करा दिए, नहीं। जब भी वैलिडेशन होगा उसका एक योगिक बैकग्राउंड से होना जरूरी है, एंजाइटी पे काम किया हुआ जरूरी है, तभी तो उनको पता होगा ना कि ये आसन आपने जो डाला है, ये 5 आसन डाला या 10 आसन डाला है, तो इसमें कौन सा आसन आपको रखना है, कौन सा इंक्लूड करना है, कौन सा एक्सक्लूड करना है, वो आपको सजेशन देंगे उस पे। जैसे लिकेट स्केल होता है ना, एग्री, मोस्ट एग्री, एग्री, इस तरह करके एक लाइकेट स्केल डेवलप करना होता है। मैं आगे आपको दिखाऊंगी अभी वो स्केल कैसा होता है, इसेंशियल, नॉट इसेंशियल, इस तरह करके होता है। तो उसमें एक गूगल फॉर्म बनाना होता है इसमें, जिसमें एक्सपर्ट से हम जो है इस मॉड्यूल का वैलिडेशन कराते हैं कि जो भी मॉड्यूल हम बनाए हैं, जो भी हमने आसन दिया है, प्राणायाम दिया है, वो वैलिड है या नहीं है, ठीक है। तो ये वैलिडेशन का काम होता है आपका। अब तो हमने एक मॉड्यूल भी डेवलप कर लिया, इसको वैलिडेट भी करा लिया। हो सकता है कि इस वैलिडेशन में कुछ आसन जो है आपको एक्सक्लूड करना पड़े, कुछ इंक्लूड करना पड़े, वो सीवीआर रेशियो के थ्रू होता है, आगे मैं डिस्कस करूंगी आपसे। उसके बाद होता है कि हम तो अपने से बना लिए, पूरा कहानी हो गया, मतलब ये हमने आसन भी ले लिया, प्राणायाम भी ले लिया, ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी ले लिया, वैलिडेशन भी करा लिए, एक्सपर्ट एडवाइस भी मिल गया मुझे। अब तो मतलब अब मुझे कौन सा आसन रखना है, कौन सा प्राणायाम रखना है, कौन सा ये रखना है, वो सारा मेरा मॉड्यूल तैयार हो गया। फिजिबिलिटी ऑफ योगा मॉड्यूल में होता है कि जो भी मॉड्यूल हमने बनाया है, हो सकता है कि जब हम प्रैक्टिकल, क्योंकि ये सब तो थ्योरी था, यहाँ तक तो आप थ्योरेटिकल फेज में थे। फिजिबिलिटी स्टडी में जब आते हैं तो आप यहाँ पे प्रैक्टिकल फेज में आ जाते हैं। इसके लिए फिर आपको एक पायलट स्टडी करना होता है। पायलट स्टडी क्यों करना होता है? क्योंकि ये सारा पेपर वर्क है, ये आपने योगिक टेक्स्ट बुक से लिया है, थ्योरेटिकल पेपर से लिया है, ये आपने जो एक्सपर्ट एडवाइस मिला है। हो सकता है कि कुछ एक्सरसाइज ऐसी हो या कुछ आसन ऐसा हो, कुछ प्राणायाम ऐसा हो जो किसी एडल्ट को नहीं सूट कर रहा हो, या कोई एडल्ट जिसको एंजाइटी है वो नहीं कर पा रहा हो सकता है ना ऐसा। तो इसके लिए हम जो है फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं। फिर हम 10 लोगों का, 20 लोगों का, 15 लोगों का, जैसा भी हमारा मीन्स एक पायलट स्टडी के लिए एक छोटा ही सैंपल चाहिए होता है, तो एक सैंपल साइज लेते हैं और जो हमारा एज ग्रुप है, एक छोटा स्टडी करते हैं हम लोग। पायलट स्टडी का मतलब ही होता है एक छोटा स्टडी, मीन्स मेन स्टडी, जो फ्यूचर स्टडी, जो मेन स्टडी है, उसके पहले जो हम एक छोटा स्टडी करते हैं उस मॉड्यूल पे, उसको पायलट स्टडी बोलते हैं, ठीक है। तो फिर हम 10 लोगों पे, 20 लोगों पे ये करके देखते हैं कि जो भी हमने मॉड्यूल डिजाइन किया है वो फिजिबल है कि नहीं, लोग कर पा रहे हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि उसका कोई साइड इफेक्ट आ रहा है, ऐसा तो नहीं है कि जो प्राणायाम दिए वो कर ही नहीं पा रहे हैं लोग। तो एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जानने के लिए हम उसका फिजिबिलिटी ऑफ स्टडी करते हैं। तो जब भी हमें एक मॉड्यूल डेवलप करना होता है वो 3 फेज में होता है। एक हम उसका डेवलपमेंट करते हैं, फिर वैलिडेशन करते हैं, फिर फिजिबिलिटी ऑफ योगा मॉड्यूल होता है। तो इन सबको करने पे, क्योंकि आप जानते हैं कि योगा रिसर्च एक साइंटिफिक स्टडी है, तो ये मैंने आपको मोटा मोटी बताया कि ये जो है कैसे होता है, ये प्रोसेस कैसे होता है, लेकिन इसमें बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स लगते हैं, सीवीआर रेशियो लगता है इसको साइंटिफिक बनाने के लिए।
ठीक है, तो वो अब हम आगे वाले स्लाइड्स में देखेंगे। इतना सभी को क्लियर है ये 3 स्टेप, डेवलपमेंट, वैलिडेशन और फिजिबिलिटी? सुन पा रहे हैं आप मुझे? यस मैम, क्लियर है, थैंक क्लियर यू। क्लियर Yes, ma'am. क्लियर है ना कि मॉड्यूल डेवलप कैसे करते हैं, वैलिडेशन कैसे करते हैं और फिजिबिलिटी, ये 3 वर्ड्स क्लियर है ना आपके? यस मैम। Yes, sir. चलिए, अब देखिए डेवलपमेंट कैसे करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ योगा मॉड्यूल, जैसे मैंने आपको बताया कि आपका उसमें आसन प्राणायाम जो भी आपने डाला है, तो या ये 3 चीजों से होता है। यानी तो आप मॉडर्न लिटरेचर रिव्यू से कर सकते हैं जो ऑलरेडी पेपर पब्लिश हो चुका है, ठीक है, यानी तो आप ट्रेडिशनल योगिक टेक्स्ट से, जैसे घेरन संहिता है, हठ योगा पद्धिका है, तो इस तरह के बहुत सारे योगिक टेक्स्ट है जिससे आप जो है रेफरेंस दे सकते हैं कि सूत्र नंबर इतना में कपालभाति से ऐसा होता है, सूत्र नंबर इतने में, मतलब ये आपको रेफरेंस दे करके आपको एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन देना होगा कि ये हमने योगिक टेक्स्ट से लिया है, ये हमने लिटरेचर रिव्यू से लिया है। और आपको थेरेपिस्ट, जो योगा थेरेपिस्ट होते हैं ना, या जिनका योगा में काम होता है, जो क्लिनिकल योगिक प्रैक्टिस कराते हैं, उनसे भी आप जो है एक क्लियर जस्टिफिकेशन ले सकते हैं जब आप एक योगा मॉड्यूल डेवलप करते हैं। तो ये 3 चीजों से जो है आप अपना रेफरेंस ले सकते हैं, एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन दे सकते हैं, ठीक है। और ये तीनों से ही आप अपना योगा मॉड्यूल प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। अब देखिए एक्सपर्ट पैनल कवरिंग मेजर योगा स्कूल। अब होता क्या है, जैसे कि आपको कोई योगा, जैसे कि मैं आपको बताई कि वैलिडेशन प्रोसेस में जो है एक्सपर्ट से वैलिडेशन कराना होता है, तो एक्सपर्ट्स भी जो है आपके डिफरेंट स्कूल्स के होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं एसवाईसा की स्टूडेंट हूँ तो सिर्फ एसवाईसा के ही लोगों से कराऊंगी, नहीं, फिर वो जो है मेरा ये फिर बायस आ जाएगा स्टडी में। एक कोई स्कूल का नहीं हो, स्कूल समझ रहे हैं ना आप लोग, जैसे डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी होती है, जैसे मोरारजी देसाई है, फिर आपका पतंजलि योगा यूनिवर्सिटी है, फिर एसवाईसा है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से आपको वैलिडेशन कराना है। जो भी आपके एक्सपर्ट होंगे, चाहे वो एमएससी स्टूडेंट हो, चाहे पीएचडी स्कॉलर हो, चाहे वो कोई क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो, या कोई भी हो, वो डिफरेंट डिफरेंट जो है योगिक स्कूल से होने चाहिए, नहीं तो स्टडी आपका बायस्ड हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं एसवाईसा की स्टूडेंट हूँ तो एसवाईसा में ही जाके सारे प्रोफेसर से करा ली और उसके बाद फिर जो है मैंने वैलिड करा दिया, नहीं, ये हर जो आपके एक्सपर्ट होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट योगिक स्कूल के होने चाहिए, ठीक है। फिर उनसे जो है आपका एक फीडबैक कॉलम होता है, अभी मैं आपको दिखा दूंगी वो सारा कुछ। फीडबैक जो है आपको फिर एक्सपर्ट देते हैं, जैसे हमने बात किया कि हम एंजाइटी का बना रहे हैं, तो एंजाइटी में क्या क्या होना चाहिए आप बताइए। अगर हम कोई आसन प्राणायाम लेते हैं, एंजाइटी में क्या होता है, अगर हम कोई क्लिनिकल साइकोलॉजी में भी जाते हैं तो एंजाइटी के लिए हमें कहा जाता है कि नींद प्रॉपर लेना चाहिए, ठीक है, तो हम ऐसा आसन और प्राणायाम देंगे जिससे उससे नींद बहुत अच्छी आए, ठीक है, अपने मॉड्यूल में उस चीज को जो है इंक्लूड करेंगे। उसके बाद फिर जो है काउंसलिंग सेशन होता है, तो हम योगिक काउंसलिंग उसमें इंक्लूड करेंगे, ठीक है, और हर चीज रेफरेंस के साथ। उसके बाद जो है जब आप एक्सपर्ट वैलिडेशन कराते हैं ना, तो वो आपको उसमें फीडबैक देते हैं कि ये वाला जो है, अगर इसमें हम इसको ऐड कर ले, ओम मेडिटेशन को ऐड कर ले, तो ये और इफेक्टिव हो जाएगा। मान लीजिए कि आपने 11 लोगों से, 11 एक्सपर्ट से अपना एंजाइटी का मॉड्यूल वैलिडेट कराया, ठीक है, 11 एक्सपर्ट में अगर आपको 5-6 एक्सपर्ट ये बोलते हैं कि नहीं नहीं इसमें ओम मेडिटेशन इंक्लूड करना चाहिए, ओम मेडिटेशन बहुत अच्छा होता है, और आपने इंक्लूड नहीं किया हुआ है, तो आपको फाइनल मॉड्यूल में उसे भी इंक्लूड करना होता है। उनका फीडबैक को भी ध्यान, उनका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। फिर हम सीवीआर रेशियो अभी मैं बता दूंगी आपको क्या होता है। मेन आपका जो है किसको लेना है, किस आसन को लेना है, किस प्राणायाम को लेना है, ये जैसा मैंने आपको बताया रिसर्च साइंटिफिक होता है, तो हमें उसमें सीवीआर रेशियो कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका फाइनल लिस्ट बनता है, जो आपके प्रैक्टिसेस का फाइनल लिस्ट तैयार होता है। ये इतना सारे प्रोसेस से होके गुजरता है आपका योगा मॉड्यूल, ठीक है। अब जो है आप देख लीजिए, अब आपका जो फॉर्म बनाते हैं, जैसे मान लीजिए मैं गूगल फॉर्म बनाई, तो गूगल फॉर्म में हमें क्या क्या लिखना होता है। जब हम गूगल फॉर्म बनाते हैं, हमने अपना डेवलपमेंट बना लिया, हमें क्या आसन देना है, क्या डेवलपमेंट प्रोसेस पूरा हो गया। डेवलपमेंट प्रोसेस पूरा होने के बाद आपको बहुत सारा डेमोग्राफिक सेगमेंट लिखना होता है। डेमोग्राफिक सेगमेंट किसका होगा, एक्सपर्ट्स का होगा, ठीक है, एक्सपर्ट्स का होगा। तो उसमें क्या क्या लिखेंगे आप। हेलो, किसी का माइक, हेलो,
डेवलपमेंट प्रोसेस हो गया आपका। फिर उसमें नेम ऑफ द एक्सपर्ट का नाम क्या है, उनका ईमेल आईडी क्या है, जितने भी एक्सपर्ट से आप वैलिडेट कराएंगे कि सर ये मैंने योगा मॉड्यूल बनाना है, आप प्लीज वैलिडेट कर दीजिए। तो उसके पहले जो आपको डेमोग्राफिक सेगमेंट देना होगा, जैसे मैं गूगल फॉर्म बना के आपको भेजी थी ना सर्वे का, वैसे ही ये जो है आपका जब आप योगा मॉड्यूल वैलिडेशन के लिए भेजते हैं तो ये सब सारी चीजें आपको डालनी होती है कि एक्सपर्ट का नाम क्या है, उनका ईमेल आईडी क्या है, उनका क्वालिफिकेशन क्या है, डेजिग्नेशन क्या है, प्लेस ऑफ वर्क क्या है, एक्सपीरियंस कितना है योगा फील्ड में, कौन से स्कूल से, जैसे मैंने आपको बताया कि एक स्कूल से फिर नहीं तो मॉड्यूल आपका बायस हो जाएगा, तो डिफरेंट योगिक स्कूल कौन कौन से स्कूल से वो जो है कौन सी स्कूल से है वो, अगर उनका 10 साल का 20 साल का या कोई एमएससी स्टूडेंट है तो कौन से स्कूल से है, ठीक है। फिर जो भी प्रैक्टिसेस बनाते हैं आप, जैसे मान लीजिए आप पश्चिमोत्तानासन ही दे रहे हैं तो उसका प्रॉपर पिक्चर भी होना चाहिए आपके मॉड्यूल में। एक जब आप गूगल फॉर्म बनाते हैं तो उस प्रैक्टिस का एक प्रॉपर पिक्चर भी होना चाहिए और रेफरेंस भी होना चाहिए और जस्टिफिकेशन भी होना चाहिए कि ये हमने पश्चिमोत्तानासन लिया है तो ये क्यों लिया है और किस बुक से लिया है, या लिटरेचर रिव्यू से लिया है, या किसी के सजेशन से, कोई थेरेपिस्ट से सजेशन से हमने डाला, ये सारा जस्टिफिकेशन इमेज के साथ होना चाहिए, ठीक है। फिर उसका रेशनल ऑफ द प्रैक्टिस भी होना चाहिए। रेशनल ऑफ द प्रैक्टिस का क्या मतलब होता है कि जैसे मेरा वेरिएबल था एंजाइटी, तो एंजाइटी पे जो है क्या होता है कि उसमें हमें जब कोई एंजाइटी से सफर करता है तो हम कहते हैं उसको कि उसको नींद प्रॉपर नहीं आती है। जो भी लोग बहुत एंजाइटी लेवल जिनका बहुत बड़ा होता है ना, वो जल्दी सोते नहीं है, तो हम उनको ऐसी प्रैक्टिसेस देंगे जिससे उनको नींद ज्यादा आ जाए, ठीक है। तो हमारा रेशनल क्या हो गया एंजाइटी के लिए कि एक तो उनको काउंसलिंग सेशन देना है, नींद ज्यादा मतलब उनके दिमाग को शांत करना है, तो अब उनके दिमाग को शांत करने के लिए उनको ज्यादा नींद आए, वो फ्रेश महसूस करे, उनका काउंसलिंग सेशन हो। तो ये सब हमने, ये रेशनल ऑफ द स्टडी हो गया कि अगर हम एंजाइटी पे मॉड्यूल बना रहे हैं तो ये एंजाइटी के पेपर में पहले लिखा हुआ है कि ये सारी चीजें पेशेंट के साथ होनी चाहिए। जब हमने 3 सेशन दे दिया, 4 सेशन दे दिया, 10 सेशन दे दिया, तो जो सिम्टम्स है, नींद नहीं आना, एंजाइटी बहुत रहना, किसी काम को बहुत हड़बड़ी में करना, पेशेंस लेवल नहीं होना, यही होता है ना एंजाइटी, तो उस चीज पे वो वर्क करे, वो चीज पे जो है वो हमें जो है वो दिखे। तो आपका रेशनल ऑफ द स्टडी क्या है एंजाइटी के लिए कि उसका जो भी उसके जो सिम्टम्स है, ठीक है, आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं। आप मॉड्यूल तो एंजाइटी का बना रहे हैं, लेकिन हम जो मॉड्यूल डेवलपमेंट कर रहे हैं वो उसके सिम्टम्स पे कर रहे हैं। तो एंजाइटी के क्या क्या सिम्टम्स है, ठीक है, उसके हिसाब से फिर आपको चीजें करनी होगी, वही आपका रेशनल ऑफ द प्रैक्टिसेस होता है, ठीक है। फिर है डिस्क्राइब नंबर ऑफ रिपीटेशन एंड टाइम ड्यूरेशन। जैसे मान लीजिए पश्चिमोत्तानासन आपने दिया, तो पश्चिमोत्तानासन आपने दिया तो आप उनको कितनी बार कराएंगे, 1 बार करवाएंगे, 2 बार करवाएंगे। फिर उसका वेरिएशन कॉम्प्लीमेंट्री पोज भी होता है, आप उसे भी आपको देना है, ठीक है। तो ये भी आपको देना है कि आप कितनी बार ब्रीद इन ब्रीद आउट मूवमेंट कराते हैं या फिर कोई भी प्रैक्टिसेस कराते हैं तो उसका नंबर ऑफ रिपीटेशन कितना होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आप 5 टाइम्स करवाइएगा, 2 टाइम्स करवाइएगा, 1 टाइम्स करवाइएगा, टाइम ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, ये सारा कुछ आपको मेंशन करना है अपने फॉर्म में। जब आप एक मॉड्यूल बनाते हैं तो उसमें ये सारा कुछ डिस्क्राइब करना है कि नंबर ऑफ रिपीटेशन क्या है, टाइम ड्यूरेशन क्या है हर प्रैक्टिस का, ठीक है। ये सारी चीजें आपको अपने गूगल फॉर्म में डालना है। फिर फॉर ईच ऑफ द आइटम प्रोवाइड मल्टीपल चॉइस। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आपको डालना होता है। जैसे कि लिकेट स्केल है ना, ये इसेंशियल, यूजफुल बट नॉट इसेंशियल और नॉट नेसेसरी, ठीक है। ये 3 लाइकेट स्केल है। अगर इसमें 5 भी हो सकता था, यस और नो में भी हो सकता था, 2 भी हो सकता था, तो इसमें जो है हम 3 लाइकेट स्केल वाला यूज करते हैं। और ये जो 3 लाइकेट स्केल है इसका जो है होता है इसेंशियल, यूजफुल बट नॉट इसेंशियल और नॉट नेसेसरी, ठीक है। ये लाइकेट स्केल है आपका, ये आपको डालना है। जैसे मान लीजिए हमने पश्चिमोत्तानासन डाला तो उसमें आपको जो है एक्सपर्ट एडवाइस देंगे, उसमें देंगे कि ये इसेंशियल है, यूजफुल बट नॉट इसेंशियल, ठीक है, नॉट नेसेसरी। इस तरह से जो है आपको गूगल फॉर्म पे वो फीडबैक देंगे और उसके बाद फिर एक आपको उनका एक पर्सनल फीडबैक भी बनाना है, ठीक है।
उसके बाद फिर मेक ऑल फिल। अब जितने भी गूगल फील्ड में गूगल फॉर्म आपने बनाया है उसमें सारा कंपलसरी होना चाहिए। जितना भी मैं आपको बताई हूँ ये सारा कुछ गूगल फील्ड, कुछ भी ऑप्शनल नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नाम ऑप्शनल कर दिए, ईमेल ऑप्शनल कर दिए, क्योंकि जब हम जर्नल में पेपर पब्लिकेशन के लिए देते हैं तो वो हमसे मांगते हैं कि आपने जो मतलब जो भी हम लिख रहे हैं, ठीक है, उसका प्रूफ क्या है। ठीक है, तो ये सारा कुछ जो है हमें चाहिए होता है। हम अपने पेपर में डालते हैं कि इतने लोग एसवाइसा से थे, इतने लोग पतंजलि स्कूल से हैं, इतने लोग बिहार स्कूल से हैं, इतना जो है 10 लोग पीएचडी के थे, 10 लोग एमएससी के थे, उसमें 5 थेरेपिस्ट भी थे, उनका डेजिग्नेशन वो पीएचडी थे, एमएससी थे या प्रोफेसर थे। तो ये सारा कुछ एफिलिएशन कौन से है, पतंजलि से है, एसवाइसा से है। तो ये सारा कुछ का जो है आपको डालना है, कुछ भी ऑप्शनल नहीं रखना है, ये सब लिखना है। क्योंकि जब आप पेपर पब्लिश होने देते हैं तो ये आपको एक एक डिटेल लिखना होता है आपके अपने पेपर में। ठीक है, तो ये सारा कुछ आपको अपने डेवलपमेंट, जब आप मॉड्यूल डेवलप करते हैं तो ये सारा कुछ आपको वहाँ पे लिखना होता है। ये मैं सारा कुछ आपको लिख दी हूँ, और ये एक एक चीज आपको मैंडेटरी है लिखना, कुछ भी आप इसमें ऑप्शनल नहीं कर सकते। ये क्लियर है इतना सभी को? कोई क्वेश्चन हो किसी का? मैम कोई इसमें क्वेश्चन? इसमें गूगल फॉर्म जो हम जमा करते हैं, मतलब ये गूगल फॉर्म में हम लेंगे तो गूगल फॉर्म वैलिडेट होता है? नहीं, गूगल फॉर्म वैलिडेट नहीं कराना है आपको। वैलिडेशन तो आप तो देखिए, जब आप गूगल फॉर्म बना रहे होते हैं ना, तो वैलिडेशन आपका एक्सपर्ट करते हैं। आप एक्सपर्ट को आई एग्री एक्सपर्ट वैलिडेट करेगा। गूगल फॉर्म तो हम उनको भेज दिया, डिजिटल फॉर्म भेज दिया उनको, और वो वहां से जैसे ही उसको सबमिट करेगा तो क्या वही सिर्फ वैलिडेट मानता है या फिजिकली हार्ड कॉपी या कुछ वो भी हम साइन ऑनलाइन करें? ऑफलाइन। देखिए गूगल फॉर्म से आप लोग सब लोग ये होंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों करवा सकते हैं आप। जब ओके, अभी मैं इट आपको इज भेजूंगी एक्सेप्टेड, पेपर। मतलब कि अगर गूगल फॉर्म से भी हमने ये कलेक्शन किया है तो इट इज एक्सेप्टेड। हाँ, आपका ठीक, वो आपका एक्सेप्टेंस अगर आप ऑनलाइन करें ऑफलाइन करें, दोनों पॉसिबल है, दोनों दोनों पॉसिबल। आपको जिसमें सहूलियत हो। हाँ पहले तो ठीक। गूगल फॉर्म नहीं था, गूगल फॉर्म तो इधर आया है। हाँ पहले तो जितना सब आप हार्ड कॉपी। पुराना, हाँ, तो जितने भी पुराने पेपर पढ़ेंगे तो ये लोग क्या करते थे, वर्ड पे बनाते थे, उसमें करेक्ट। जस्टिफिकेशन लिखते थे और फिर उसको भेजते थे। जब आप पुराना पेपर पढ़ेंगे ना, अब तो कुरियर चीजें वगैरह करते आसान थे। हो गई है। ठीक ठीक है, ठीक, ओके। और गूगल फॉर्म से एक फायदा आपको और भी होता है कि जी इसमें आपको एक्सेल शीट नहीं बनाना होता है, ये बना बनाया आता है। हाँ, वो तो सारा, हाँ, टेक्निकली पूरा, वी नो। यस। हाँ, पूरा डेटा आपके सामने होता है। और सारा डेटा जो है, ये गूगल फॉर्म का बहुत अच्छा बात है कि आपको इसमें बहुत ज्यादा ये मेहनत को बहुत कम कर देता है। नहीं तो क्या होता है कि आप फिर उसको ऑफलाइन लेंगे, फिर ट्रू उसको मैम, ट्रू। एक्सेल शीट में खर्चा डालेंगे। भी तो बहुत होता है मैम, हाँ, ऑफलाइन ले तो खर्चा बहुत होता है। हाँ, खर्चा, मुश्किलें भी बहुत है ना। ऑनलाइन में उतनी मुश्किलें नहीं होती। आप एक कॉल कर दिए कि सर प्लीज मेरा वैलिडेट कर दीजिए, तो फिर वो अपना मेल खोले, उन्होंने वैलिडेट कर दिया। ऐसे बहुत लोग, मैं सही बताऊं तो इस चीज को भी करवाने में बहुत लोग इंटरेस्टेड नहीं होते। मुझे अगर आप मेरा एक्सपीरियंस पूछिए तो आप 100 लोगों से बात करेंगे ना, तो 20-25 लोग ही ऐसे होते हैं जो आपको वैलिडेट करके देंगे। मैम सरकारी मतलब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज ठीक अगर है, तो ये प्रोफेसर खोल के देख ले वही बड़ी बात है। हाँ, वो मेल खोल ले, यही बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा नहीं होता है कि आपको इसमें बहुत मतलब रिसर्च के हर मतलब एक, अगर मेरा एक्सपीरियंस पूछिए तो ये मुझे सबसे टफ अगर कुछ लगा तो ये मॉड्यूल डेवलपमेंट का ही काम लगा अपने रिसर्च में। मुझे सर्वे भी उतना नहीं लगा, 3500 डेटा कलेक्ट करना भी मुझे बहुत मुश्किल नहीं लगा जितना मुझे ये तो मॉड्यूल बिल्कुल जैसे टूल्स को हम वैलिडेट और रिलायबिलिटी करते हैं, उसकी सेम डेवलपमेंट करते हैं, लगभग वैसा ही है ये भी। बिल्कुल। ठीक है, तो मेनली क्या होता है कि जिस चीज पे मॉड्यूल डेवलप, क्योंकि योगा में क्या बहुत कम रिसर्च हुए हैं मॉड्यूल डेवलपमेंट में, तो जिसका मॉड्यूल डेवलपमेंट नहीं है, जिसका मॉड्यूल अभी तक बना ही नहीं हो, देखिए या तो एक ये तरीका है कि आप लोग किसी का मॉड्यूल उठा लीजिए। जैसे मान लीजिए किसी ने एंजाइटी के पहले से बनाया हुआ है कोई मॉड्यूल, उसका मॉड्यूल ले लीजिए, आप उस मॉड्यूल को चलाइए अपने रिसर्च में, या नहीं तो फिर आप इतने सारे प्रोसेस से होके गुजरिए। ठीक है, दोनों ऑप्शन है आपके पास। जरूरी नहीं है कि आप एक योगा मॉड्यूल क्रिएट कीजिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्रिएशन भी कैसे होता है, ये नॉलेज भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मॉड्यूल वैलिडेशन में, सारा कुछ इसी के ऊपर डिपेंड करता है। कंटेंट वैलिडिटी यूजिंग लॉसी मेथड। ठीक है, कंटेंट जो सीवीआर रेशियो मैंने आपको बताया ना, ये कंटेंट वैलिडिटी है। कंटेंट वैलिडिटी हमने किस में पढ़ा था, वैलिडिटी में कि रिलायबिलिटी में? मैं पढ़ाई की वैलिडिटी। आपको, हाँ?
कंटेंट वैलिडिटी, ठीक है, ये वैलिडिटी है, कंटेंट वैलिडिटी रेशियो यूजिंग लॉसी मेथड। ऐसे कंटेंट वैलिडिटी का बहुत सारा मेथड है, लेकिन हम जो मेथड यूज करते हैं उसको लॉसी मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो ये साइंटिफिक बनाता है, ये आपको बताता है कि आपको कौन सा जो है आसन रखना है, कौन सा हटाना है, और ये सारा चीज जो है इसी रेशियो पे, ये जो कंटेंट वैलिडिटी रेशियो है ये इसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखिए कंटेंट वैलिडिटी रेशियो, अब मैं आपको एक चीज दिखा देती हूँ इसके पहले। आप लिकेट स्केल आप लोग देख लिए ना, इसेंशियल, यूजफुल बट नॉट इसेंशियल, नॉट नेसेसरी, ये तीन चीज आप दिमाग में रखिए कि कोई भी आसन प्राणायाम में आप ये तीनों लिकेट स्केल देते हैं, इसेंशियल, यूजफुल बट नॉट इसेंशियल, नॉट नेसेसरी, ठीक है। तो अब देखिए इसमें जो है ईच पैनल मेंबर इज सप्लाइड द लिस्ट ऑफ द एविडेंस बेस्ड आइटम चूजन बाय द रिसर्च टू रिप्रेजेंट द कंस्ट्रेंट और स्किल, ठीक है। तो अब ये देखिए, ये जिसमें भी जो भी जिस भी एक्सपर्ट के पास आप भेज रहे हैं, ठीक है, उनको आप बोल रहे हैं ना कि आप इसको जो है मेरे लिकेट स्केल, वो लिकेट स्केल भी भरेंगे ना, यानी तो इसेंशियल है, यानी तो यूजफुल है बट नॉट इसेंशियल है, नॉट नेसेसरी। तो ये इसको क्लिक करेंगे ना, यार कोई इसेंशियल डालेगा, मान लीजिए 10 एक्सपर्ट में 6 एक्सपर्ट जो है पश्चिमोत्तानासन को बोलते हैं नहीं एंजाइटी में ये होना चाहिए, ठीक है। तो हम कैसे जानेंगे कि वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम CVR रेशियो यूज करते हैं। CVR रेशियो कैसे यूज करते हैं देख लीजिए कि रिस्पॉन्सेज फ्रॉम ऑल पैनलिस्ट आर पूल्ड एंड नंबर इंडिकेटिंग इसेंशियल फॉर ईच आइटम इज डिटरमाइंड। आपको सिर्फ इस पे ध्यान रखना है, इस पे इसेंशियल पे, ठीक है। ये जो इसेंशियल आप देख रहे हैं ना, बस आपको इस पे ध्यान रखना है। ये जो है 2 यूजफुल बट नॉट इसेंशियल, नॉट नेसेसरी, इसको नहीं देखना है, ठीक है। मान लीजिए आप लोगों ने एंजाइटी का मॉड्यूल बना लिया, डेवलप कर लिया, उसके बाद फिर क्या होता है कि हमें फिर ये देखना होता है कि जो पश्चिमोत्तानासन है, भ्रामरी प्राणायाम है, जो भी हमने इंक्लूड किया है, योगिक काउंसलिंग है, ये सब जो है कितने लोगों ने इसेंशियल किया है, ठीक है। इसेंशियल कितने एक्सपर्ट ने इसेंशियल माना है इसको, ठीक है। बस यही देखना है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिस्पॉन्सेज फ्रॉम ऑल पैनलिस्ट आर पूल्ड एंड द नंबर इंडिकेटिंग इसेंशियल फॉर ईच आइटम इज डिटरमाइंड, ठीक है। जितने भी पैनलिस्ट है, जितने भी एक्सपर्ट्स है, उनका बस आपको ये इसेंशियल देखना है, ये 2 चीज नहीं देखना है। क्लियर है सभी को? यस मैम, ये 3 पॉइंट लिकर्ट स्केल टाइप में हो गया। 3 पॉइंट लिकर्ट स्केल के टाइप में पूछना है। हाँ, ये 3 पॉइंट आपका, ये 3 पॉइंट लिकर्ट स्केल में, क्योंकि इसमें तीन चीजें हैं। अगर यस नो में होता तो वो 2 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 10 लोगों से हमने पूछा, तो कितने % पे ये हम लेस इंक्लूड कर सकते हैं? हाँ, वो CVR रेशियो वही है। अभी जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, उसका आंसर CVR रेशियो, इसीलिए मैंने बोला इसको ध्यान से देखिए आप। कंटेंट वैलिडिटी से ही हम जानते हैं CVR रेशियो, जो लॉसी मेथड लगाते हैं उसी से हमें पता चलता है कि हमें ये प्रैक्टिस इंक्लूड करना है या नहीं करना। मैंने कहा ना कि रिसर्च इज ऑल अबाउट साइंटिफिक स्टडी, तो ये साइंटिफिक स्टडी है, तो इसीलिए हमें साइंटिफिक चीजें भी इसमें लगानी होती है। ऐसा नहीं होता है कि हम बोल दिए कि 50% ने ये बोला इसलिए हमने ले लिया, ऐसा नहीं है। ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो आपको हर जो है इसमें आपको लगाना होता है, हर प्रैक्टिस में लगाना होता है, उसका रेशियो निकालना होता है। अभी मैं बता देती हूँ आपको आगे की स्लाइड में। देखिए जैसे मैंने ये आपको एक बना के, ये ऐसा होता नहीं है। जनरली हम जब गूगल शीट बनाते हैं तो जैसे कपालभाति लिखा हुआ है, तो इसमें आपको लिखना है कि आपने किस टेक्स्ट बुक से लिया है, एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन लिखना है, एक प्रॉपर रेफरेंस देना है, ठीक है। और इसी तरह होता है नॉट नेसेसरी, यूजफुल बट नॉट नेसेसरी, एंड सॉरी यूजफुल बट नॉट इसेंशियल एंड इसेंशियल। तो हमें कौन सा आइटम देखना है तीनों में से? जो इसेंशियल है। ये लिस्ट ऑफ प्राणायाम है, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए कपालभाति है, नाड़ी शुद्धि है, भ्रामरी है, तो ये सब सूर्य अनुलोम विलोम है। तो इसमें जो है आपको एक प्रॉपर रेफरेंस और जस्टिफिकेशन देना है कि ये आपने क्यों लिया है। आपने योगा मॉड्यूल में ऐसे नहीं लिखना है, बस मैं आपको नॉट नेसेसरी, यूजफुल बट नॉट इसेंशियल, ये CVR रेशियो कैसे निकालते हैं इसलिए मैंने आपको कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए मैं इसमें डाल दी हूँ, ठीक है। लेकिन जब हम ये प्राणायाम प्रैक्टिसेस बनाते हैं तो इसमें क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या बताया है मैंने आपको, क्या क्या लिखना है आपको इसमें? मतलब रेफरेंस लेना है, कहाँ से आपने कपालभाति और एग्जैक्टली कैसे करेंगे वो सब, ठीक है। रेफरेंस लेना है और एक जस्टिफिकेशन भी देना है कि आपने एंजाइटी का जो बना रहे हैं मॉड्यूल वो क्यों लिया है। आपने रेफरेंस तो देना ही है, आपको एक जस्टिफिकेशन भी देना है,
ठीक है। तो इस तरह करके प्रैक्टिसेस का हम बनाते हैं, एक एक सिंगल सिंगल। मतलब यहाँ मैडम रोक रही हूँ, ये जस्टिफिकेशन के लिए डिटेल देनी होगी ज्यादा कि ये क्यों लिया है, मतलब हाँ, जैसे कि मान लीजिए हम भ्रामरी लेते हैं, अगर कोई सोने के पहले भ्रामरी करता है तो उसमें जो है एक रिसर्च है आपका बना इसमें, तो उसको नींद बहुत अच्छी आती है। तो हम एक जस्टिफिकेशन देंगे ना कि एंजाइटी, जिसको एंजाइटी होता है वो उनको नींद अच्छी नहीं आती है, तो हमने भ्रामरी इसलिए लिया है ताकि उसे नींद अच्छी आए। तब आर्टिकल का रेफरेंस देके जस्टिफाई कर सकते हैं। हाँ, आर्टिकल का रेफरेंस देना है आपको और उसका जस्टिफिकेशन देना है, ठीक है। एक आपका रैशनल होना बहुत जरूरी है कि आपने इसको क्यों इंक्लूड किया है। हम जस्टिफिकेशन मतलब इफेक्ट क्या पड़ रहा है, इस टाइप से जस्टिफिकेशन देना है। बिल्कुल, आपको मैं 2 चीज बताई थी, वेरिएबल और कांस्टेंट बताई थी ना रिसर्च क्लास में। कांस्टेंट क्या था? अब जैसे बहुत सारी चीज हमें दिखती नहीं है, ठीक है, उसका डिफरेंट डिफरेंट मेथड होता है, लेकिन वेरिएबल क्या है? वेरिएबल तो एंजाइटी है, ठीक है, लेकिन क्या एंजाइटी दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा ना। तो इसका सिम्टम्स क्या क्या है? हम मान लीजिए 10 लोग बैठे हैं, मैंने आपको एंजाइटी के लिए दिया कि आप फॉर्म भरिए, मैं देखना चाहती हूँ किसको कितना एंजाइटी है। तो 10 लोगों में जो है उसमें सिम्टम्स आपको नजर आएगा ना, किसी को नींद कम आ रहा है, किसी को जो है काम करने की बहुत हड़बड़ी होती है, कोई पेशेंस लेवल बिल्कुल नहीं होता है। तो यही सब चीजों को देख के हमें लगता है ना कि ये एंजाइटी से है, ये है, ऐसा ही होता है ना। यस एक मैम। प्रॉपर, जी मैम। हाँ, तो एक प्रॉपर जो है आपको एक क्वेश्चन भरवाते हैं ना उससे, क्योंकि हम ब्लड टेस्ट से तो हमें पता नहीं चलता है ये सारी चीजों का, कोई टेस्ट नहीं है ऐसा। सिर्फ अगर आपको कोई भी साइकोलॉजिकल वेरिएबल पे करते हैं तो उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। और कभी भी हम कोई कांस्टेंट पे जो है काम करते हैं तो हमें नहीं पता होता कि सामने वाले को कितना है। हो सकता है मुझे ज्यादा एंजाइटी लेवल हो आपके लेवल से, या आपको ज्यादा हो या मेरे लेवल से। तो इसके लिए हम हमेशा जो है साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स के लिए क्वेश्चनियर यूज करते हैं। 80% साइकोलॉजिकल का जो रिसर्च होता है वो क्वेश्चनियर पे ही डिपेंडेंट होता है, ठीक है। मैम क्वालिटेटिव आ जाएगा ना इसमें, क्वांटिटेटिव हाँ, नहीं ये आएगा। क्वालिटेटिव, हाँ ये क्वालिटेटिव आएगा, लेकिन बाद में इसको हम क्वांटिटेटिव करते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, अनुलोम विलोम, इसका रेफरेंस के साथ एक जस्टिफिकेशन देना है और एक आपको लास्ट में फीडबैक बनाना है गूगल फॉर्म में कि सर अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट सजेशन हो या इस मॉड्यूल के लिए आप कुछ सजेशन देना चाहे तो वो फिर सजेस्ट करते हैं कि ये मॉड्यूल में ये कमी है या इस मॉड्यूल ये मॉड्यूल बहुत अच्छा है, मतलब जो भी उनका होगा वो सजेशन देंगे आपको। बस आप सीवीआर रेशियो के लिए इस चीज को ध्यान में रखिए कि जब भी हम सीवीआर रेशियो निकालते हैं लिकेट स्केल से तो इसेंशियल को फोकस करते हैं। ये 2 चीज हमारा यूजफुल नहीं है। जब भी हम सीवीआर रेशियो निकालेंगे तो हम इसेंशियल पे फोकस करेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये जो है आपका एनी आइटम विच इज परसीव्ड टू बी इसेंशियल बाय मोर देन हाफ ऑफ द पैनलिस्ट हैज सम डिग्री ऑफ कंटेंट वैलिडिटी। अगर 50% लोगों ने भी जो है एक्सेप्ट किया है कि नहीं ये आसन होना चाहिए, ये इसेंशियल है, तो हम उसको जो है एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है, मैं आपको दिखा देती हूँ, पहले आप ये देख लीजिए। देखिए नंबर ऑफ पैनलिस्ट, ये नंबर ऑफ पैनलिस्ट ये आपका नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स है। जैसे कि मान लीजिए आपने 5 एक्सपर्ट से कराया तो उसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा? 0.99। ये देखिए फिक्स है, ये चेंज नहीं होता है। ये पेपर है इसका, ठीक है, ये पेपर है, ये सीवीआर रेशियो का पेपर दिया हुआ है, 2014 का पेपर है ये। और इसी से हम इसी पेपर का रेफरेंस निकाल करके हम जो है सीवीआर रेशियो, मान लीजिए मैंने अपने मॉड्यूल को 5 लोगों से वैलिडेट कराया होगा तो मेरा जो है सीवीआर रेशियो कितना होना चाहिए? दिख रहा है? 0.99। अगर मान लीजिए मैंने 6 लोगों से वैलिडेट कराया तो कितना होना चाहिए? 0.999। अब मान लीजिए मैंने 11 से कराया है, 11 एक एक्सपर्ट ने मेरा मॉड्यूल वैलिडेट किया है तो कितना होना चाहिए? 0.59। ठीक है। अब मान लीजिए 40 लोगों ने मेरा ये जो है एक्सपर्ट वैलिडेशन किया, ये मॉड्यूल वैलिडेशन किया है तो कितना होना चाहिए? 0.29, ठीक है। आप समझ में आ गया कि जो नंबर ऑफ, अब इसमें एक चीज ये भी है कि 5 है, 6 है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 है, 16 नहीं है, 17 नहीं है। तो ये जो है आपको जब आप पेपर पढ़ते हैं तो उसमें आपको मिल जाएगा। जब आप इसका पेपर पढ़ेंगे ना, ये लॉसी फॉर्मूला का, ये मैं दे दूंगी आपको, लिंक में सब दिया हुआ है नीचे, तो आपको इसका जो है मिल जाएगा कि आप जितने लोगों से भी अपना जो है वैलिडेट कराएंगे मॉड्यूल, ठीक है, आपका सीवीआर रेशियो इतना या इससे ज्यादा होना चाहिए। आ गया सबको समझ में कि
सीवीआर रेशियो निकालने के लिए आपका नंबर ऑफ एक्सपर्ट क्या है, पहले ये देखना है कितने लोगों से आपने वैलिडेट कराया है, 5 लोगों से कराया है, 15 लोगों से कराया है, 20 लोगों से कराया है, तो आपका सीवीआर रेशियो ये होना चाहिए। ठीक है, ये फिक्स है, ये हम निकालते नहीं है, फिक्स है। आगे सबको समझ में ये? यस तुम जितना कम रेशियो रहेगा, मतलब पॉइंट में जितना कम वैल्यू रहेगी उतना अच्छा रहेगा, मतलब नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि जैसे 5 लोगों से कराइएगा, मान लीजिए आपने मॉड्यूल बनाया, आपने 5 लोगों से कराया, मैं मॉड्यूल बनाई, मैं 15 लोगों से कराई, तो किसका ज्यादा इफेक्टिव मॉड्यूल है, आपका कि मेरा? आपका। मेरा मॉड्यूल इफेक्टिव है। तो इसी तरह कहा जाता है कि नंबर ऑफ एक्सपर्ट जो है ना, जितने ज्यादा हो उतना अच्छा है। ठीक है, ऐसे तो Yes, देखिए ma'am. कोई भी पेपर में, मैंने कोई भी पेपर ऐसा नहीं देखा है कि जिसमें 5 या 6 लोगों से जो है वैलिडेट कराया गया हो, या मतलब 5-6 एक्सपर्ट नहीं किया हो सकता है कि बहुत रेयर बीमारी हो, उतने एक्सपर्ट नहीं हो, उतने उस फील्ड में उतने लोग नहीं हो, तो हो सकता है कि 5-6 लोग होते हो, लेकिन मैं आज तक कभी कोई ऐसा पेपर नहीं देखी हूँ कि जिसमें नंबर ऑफ एक्सपर्ट जो है 5-6 ही हो। ठीक है, तो ये फिक्स वैल्यू है, ये वैल्यू हम नहीं निकालते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। ये आपको वैल्यू जो है वो पेपर में दिया हुआ है, हम इसका रेफरेंस देते हैं कि ये लॉसी फॉर्मूला हमने इस पेपर से, ये वैल्यू हमने इसलिए लिया है क्योंकि ये इस पेपर में ये दिया हुआ है। ठीक है, जब भी आप योगा मॉड्यूल बनाते हैं तो ये आपको रेफरेंस इसी पेपर से लेना होता है और इसी पेपर का आपको रेफरेंस देना होता है। अगर आप 14 लोगों से कराते हैं तो आपका ये वैल्यू होता है, 25 लोगों से कराते हैं तो आपका ये वैल्यू फिक्स है। ठीक है, वन टेल्ड टेस्ट से निकलता है शायद ये। हाँ, दिया होना मैम, वन टेल्ड टेस्ट p इज इक्वल टू 0.05, तो आई थिंक इससे निकलता होगा ये निकलता होगा इससे, लेकिन ये जो है आप अभी फिलहाल इतना ही समझिए कि आपको ये जो है वैल्यू फिक्स होता है। बस आपको देखना है कि आपके नंबर ऑफ एक्सपर्ट कितने हैं, आपने 14 लोगों से कराया है, 20 लोगों से कराया है, ये क्लियर है सभी को? राइट मैम। ठीक है, मान लीजिए कि हमने अपना जो एंजाइटी वाला मॉड्यूल बनाया है वो जो है 20 लोगों से कराया है, तो मेरा कितना आना चाहिए सीवीआर रेशियो? 0.42। अगर 20 लोगों से कराया है तो 0.42 होना चाहिए। अब मान लीजिए कि ये 42 से कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए, आपको कैसा लग रहा है? मान लीजिए ये एग्जैक्ट तो आएगा नहीं, इक्वल टू और ग्रेटर देन। हाँ, क्या होना चाहिए, किसको एक्सेप्ट करेंगे, ग्रेटर देन को एक्सेप्ट करेंगे कि ग्रेटर देन को? इतना होना चाहिए या इससे ज्यादा होना चाहिए? ठीक है, अगर मान लीजिए जैसे मैंने बोला कि पश्चिमोत्तानासन आपने इंक्लूड किया था, ठीक है, अगर उसका 0.42 पे है, आपका जो आपका सीवीआर रेशियो है वो 0.42 है, और मान लीजिए जो पश्चिमोत्तानासन जो है हमारा 0.50 आ रहा है, तो क्या होगा, हम उसको इंक्लूड करेंगे एक्सक्लूड करेंगे? इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है हम काम करते हैं। अब इसको, ये तो है कि जो फिक्स है, जो मतलब जिसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते, ये जितना है ये बदलेगा नहीं, ये नंबर ऑफ एक्सपर्ट के ऊपर है। लेकिन हम अपना रेशियो कैसे निकालेंगे? जो हमने प्राणायाम, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस, पश्चिमोत्तानासन, हमें भी तो रेशियो निकालना होगा ना उसका। ठीक है, तो वो रेशियो निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए पश्चिमोत्तानासन आपने दिया, तो एन का मतलब होता है कितना हमने लिया था, कितने एक्सपर्ट थे हमारे पास, कितने एक्सपर्ट थे हमारे पास? 20 थे ना? 20। अभी 20 लिया था ना हमने? 20 माना हमने 20 मान मान लिया लिया, हमने। तो ये n इजिकल टू क्या हो गया? 20। ये n इजिकल टू हो गया आपका 20। ठीक है, और NE का मतलब हुआ नंबर ऑफ एक्सपर्ट। NE का क्या मतलब हो गया? N का मतलब हो गया नंबर, ये E का मतलब हो गया एक्सपर्ट। अब मान लीजिए पश्चिमोत्तानासन आपने 20 लोगों को दिया कि, और आपके जो है 18 जो है एक्सपर्ट ने, कितने एक्सपर्ट ने? इसेंशियल पे ध्यान देना है आपको कि 18 एक्सपर्ट ने बोला कि नहीं पश्चिमोत्तान होना चाहिए, तो NE नंबर ऑफ एक्सपर्ट, ये आपका N रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर और E रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सपर्ट। ठीक है, मान लीजिए कि ये 18 आ गया आपका, कि 18 लोगों ने बोला कि भाई पश्चिमोत्तानासन तो आना चाहिए। ठीक है, फिर भ्रामरी प्राणायाम भी लिया था हमने, तो मान लीजिए कि जो है उसमें 10 लोगों ने ही बोला कि भ्रामरी प्राणायाम आना चाहिए, तो इस तरह लगा करके हम सीवीआर रेशियो निकालते हैं। और हमारा रेशियो कितना था उसमें? 20 लोगों के लिए कितना रेशियो दिया था हमने? 0.42। 0.42, तो 0.42 से ज्यादा होना चाहिए। और 1 आता है
अगर मान लीजिए CVR रेशियो 1 आता है तो इसका मतलब है कि 100% एग्रीमेंट है। 20 के 20 लोग बोल रहे हैं कि उस आसन उस प्राणायाम को लीजिए आप। ठीक है, आ रहा है समझ में? ओके, यस मैम। तो तो ये हमें हर एक उसके लिए अलग अलग लेना पड़ेगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आपने जितना मान लीजिए आपने 21 प्रैक्टिसेस बनाया है, 22 प्रैक्टिसेस बनाया, 40 प्रैक्टिसेस बनाया, तो इसलिए आपको हर में आपको ये हर किसी का काउंट करना होगा। ठीक ओके, है, ये सबका काउंट करके ये CVR रेशियो, इसी को लॉसी फॉर्मूला बोलते हैं। यही CVR रेशियो से आप अपना रेशियो निकालते हैं। ये तो पेपर का दिया हुआ था जो मैं बोली कि जो है आपको इससे निकालना, ये तो फिक्स है कि अगर आपके पास 5 एक्सपर्ट ने वैलिडेट किया है तो इतना होगा, 9 ने किया है तो इतना होगा, 14-15 ने किया है तो इतना होगा। लेकिन जो है ये आपको निकालना है। अगर इससे ज्यादा आता है या इसके बराबर आता है तभी उस प्रैक्टिस को लिस्ट में डालना है, नहीं तो नहीं डालना है। ठीक है, राइट मैम। क्लियर है सभी को? कोई ऐसा हो जिसको प्रॉब्लम हो रहा हो, जिसको नहीं समझ में आ रहा हो, खुल के बोलिए। देखिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो ये मेरी गलती है, मुझे फिर से समझा। मैडम हाँ मैडम इसमें एक्सपर्ट में स्लैब दिया है पीछे 5-5 का, जैसे 20 है फिर सीधा 25 है, तो बीच के नंबर्स हुआ अगर 23, 22 हुआ। देखिए ये जो 20 के जो नंबर नहीं है वो जब आप पेपर पढ़ेंगे ना, जब मैं पेपर आपको दूंगी तो उसमें लिखा होगा। जैसे मेरा भी 26 था, 25 नहीं था, तो मैं 26 में जो है फिर पेपर पढ़ के निकाली थी कि पेपर में मुझे मेरा 26 पे कितना होना चाहिए। ठीक है, ओके मैम। तो ये जो है ना आपको इसी से पता चलता है कि ये नंबर ऑफ एक्सपर्ट है आपके, आपका ये रेशियो फिक्स है, और जो हमें अपना रेशियो निकालने का फॉर्मूला है ये। ठीक है, इस रेशियो से हम अपना फॉर्मूला निकालते हैं कि हमारा क्या होना चाहिए। ठीक है मैम हाँ ये टेबल इसलिए दिया हुआ होता है ना कि हम मैच कर सकें हमारा सही निकल रहा है हाँ, नहीं। ये टेबल आपको इसलिए दिया है कि मान लीजिए आपके नंबर ऑफ एक्सपर्ट तो सबके अलग अलग होते हैं ना। मान लीजिए मेरे जो है 26 थे, हो सकता है किसी के 20 ही हो, किसी के हो सकता है 12 भी हो। ठीक है, तो ये आपको टेबल, ये रेशियो आपको यहीं से निकालना होता है, और इसी आपको नंबर ऑफ एक्सपर्ट से जो है ये आपको जो मिनिमम वैल्यू जो आया हुआ है ये आपका इसी वैल्यू के बेसिस पे आपको जो है रेफरेंस देके देना होता है, पेपर का रेफरेंस देके देना होता है कि मेरा जो CVR रेशियो, जो मेरा CVR रेशियो आया था, ये 20 लोगों ने वैलिडेट किया था, और उसका जो मैंने जो वैल्यू लिया है CVR रेशियो 0.42, वो जो है इससे ज्यादा है या इससे कम है तो उस प्रैक्टिस को हमने हटा दिया, और इससे ज्यादा है और या इसके बराबर है तभी वो प्रैक्टिस को हमने इंक्लूड किया है। ये आपको ऐसे पेपर में लिखना होता है। पेपर में दूंगी, अब फिर आपको जब आप ये समझ जाएंगे ना पूरा, तो आपको पेपर पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा। मैं अगर टाइम होगा तो मैं पेपर दिखा भी दूंगी आपको मैं। अच्छा ये टाइम हो गया ना, चलिए। अच्छा ये समझ में आ गया ना आपको सब? किसी को यस प्रॉब्लम हो मैम, इसमें? प्लीज कंटिन्यू करूं मैं? तो देखिए जो यस मैम। CVR जो है आपका, आपको सबको CVR समझ में आ गया। इसी को हम लोग लॉसी फॉर्मूला बोलते हैं, जिसमें ये है, मैं एक बार पढ़ देती हूँ आपके लिए। द CVR इज एन आइटम स्टैटिस्टिकली यूज्ड फॉर इन रिजेक्शन और रिटेंशन। ठीक है, चाहे तो हम रिजेक्ट करेंगे अगर उससे कम वैल्यू होगा, या नहीं तो हम उसको रिटेन करेंगे। ठीक है, इंडिविजुअल आइटम आपका वही आसन प्राणायाम जो भी आपने प्रैक्टिसेस इंक्लूड किया है वही यहाँ पे आपका इंडिविजुअल आइटम हो गया। ठीक है, ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। ठीक है, कंटेंट वैलिडिटी के लिए ये जो आपका CVR रेशियो है ना, ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। जब भी आप पेपर पढ़ेंगे ये CVR जरूर वहां दिया होगा। अभी मैं पेपर भी सेलेक्ट करके लाई हूँ, मैं दिखा दूंगी अभी आपको। ठीक है, विद दिस एजम्पशन इन माइंड द फॉलोइंग फॉर्मूला ऑफ द कंटेंट वैलिडिटी रेशियो और वाज डिवाइज्ड। जैसे मैंने आपको बताया कि एनी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ पैनलिस्ट इंडिकेटिंग इसेंशियल, ई का मतलब ही यहाँ इसेंशियल है। ठीक है, और एन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ पैनलिस्ट। तो टोटल नंबर ऑफ पैनलिस्ट 20 है, तो हम CVR रेशियो चेक कर लेंगे कि हमारा उसका रेशियो कितना है। फिर अगर मान लीजिए कि हमारा एनी नंबर ऑफ एक्सपर्ट ने इसेंशियल जो बोला है, जितने भी नंबर ऑफ एक्सपर्ट ने इसेंशियल बोला है, मान लीजिए 18 ने बोला है, तो फिर हम इसको बनाएंगे, फिर इसमें देखेंगे कि रेशियो कितना आ रहा है, फिर हम उसको टैली करेंगे कि जो ये नंबर ऑफ एक्सपर्ट जो पेपर में दिया हुआ है वैल्यू उससे कम है तो उसको जो है हम रिजेक्ट कर देंगे, और उससे ज्यादा है या उसके बराबर है तो हम उसको रिटेन कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका पूरा ये जो है आपका तरीका होता है किस आइटम को, ये तरीका है आपको साइंटिफिक बनाने का। ठीक है, रिसर्च साइंटिफिक होता है, तो आपको ये साइंटिफिक बनाने का रिसर्च को ये एक फॉर्मूला है कि इसको लगाए बिना आप अपने मन से नहीं कर सकते हैं कि हाँ इसमें दिया हुआ था इसमें नहीं दिया था। तो इस तरह से एक वैलिडेशन प्रोसेस होता है। हमने एक डेवलपमेंट किया,
एक मॉड्यूल डेवलप की एंजाइटी के ऊपर, उसमें आसन दिया, प्राणायाम दिया, उसका प्रॉपर जस्टिफिकेशन, उसका प्रॉपर रेफरेंस, और उसके बाद फिर वैलिडेशन के लिए हम ये सीवीआर रेशियो यूज करके कितने आइटम जो है हमें रिटेन करने हैं, कितने रिजेक्ट करने हैं, ये सीवीआर रेशियो से देखा। ये वैलिडेशन प्रोसेस हो गया। क्लियर है सभी को? यस मैम। ठीक है। अब देखिए ये जितने भी पेपर है, जो भी पेपर मैंने, ये इतने पेपर है जो एसवाइसा से योगा मॉड्यूल अभी तक बने हैं, ये मैं यहाँ पे दे दी हूँ आपको। ठीक है, इतने सारे पेपर वैलिडेट हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट चीजों पे। ठीक है, अब जैसे कि बर्नआउट एवं हेल्थ केयर, वही बर्नआउट ही भी आपका एंजाइटी और डिप्रेशन ही हुआ। ठीक है, डिजाइनिंग एंड वैलिडेशन ऑफ योगा बेस्ड मॉड्यूल फॉर ओबेसिटी, मेटाबॉलिक। ठीक है, तो ये एंगर मैनेजमेंट, फिर उसके बाद स्पॉन्डिलाइसिस, उसके बाद फिर डायबिटीज, इन सब पे मॉड्यूल बन चुके हैं। अगर मान लीजिए फ्यूचर में आप कभी जो है आपको रिसर्च करना हुआ हो और ये सब टॉपिक ऑलरेडी जो है मॉड्यूल बन चुके हैं, तो आपके पास दो तरीका है, यानी तो इस मॉड्यूल में आपको लगता है कि जो ये मॉड्यूल बना है इसमें और ऐड करके इस मॉड्यूल को और इफेक्टिव बना सकते हैं, तो आप उसके कंटिन्यूएशन प्रोसेस में रह सकते हैं, या नहीं तो इसी वैलिडेटेड मॉड्यूल को, सेम वैलिडेटेड मॉड्यूल को, जैसे मैंने बताया कि जो भी आप रिसर्च करते हैं वो जनरलाइज्ड होता है। जनरलाइज का क्या मतलब होता है? ये जितने भी मॉड्यूल बने हैं पब्लिक डोमेन में जाएगा। जो जनरलाइजेशन का मतलब, जनरलाइज फॉर ऑल पॉपुलेशन। हाँ, जनरलाइज फॉर ऑल पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये जो मॉड्यूल बना हुआ है, ऐसा नहीं है कि जो है मतलब ये मॉड्यूल बना है तो आप एक जनरलाइजेशन का भी एक देख सकते हैं कि जो मॉड्यूल बना है, ठीक है, आप इसमें अपना भी ये देख सकते हैं कि ये सच में काम किया है, कि क्योंकि एज अ रिसर्चर तो मैंने देखा कि ये काम किया है। ठीक है, इस पॉपुलेशन पे मैंने ये बनाया और ये काम किया। ठीक है, तो आप इस मॉड्यूल को आगे भी यूज करके ये लिख सकते हैं कि ये जनरलाइज है, जो रिजल्ट आया है उसके आसपास ही आया है या सेम आया है, जो भी हो। ठीक है, ये जनरलाइज होना चाहिए। जैसे कोविड का वैक्सीन बना तो वो जनरलाइज्ड हुआ, ऐसा नहीं हुआ कि वो साउथ में नहीं चला, नॉर्थ में चला, ठंडे देश में चला, गर्म देश में चला। वो वैक्सीन का ये बना तो ये जनरलाइज्ड हुआ, वो सब पे होगा। ठीक है, तो जब भी हम ये जितने भी पेपर ये पब्लिश पेपर है, ये ऑलरेडी जर्नल में मिल जाएंगे आपको। ऐसे मैं ये आपको पीपीटी दे दूंगी तो इसमें आपको सब दिख जाएगा, मतलब ये सारा का सारा, और पेपर आपको समझ में भी आएगा आप जब आप पढ़ेंगे ना। ठीक है, तो ये सारा पेपर आपको समझ में भी आएगा। मैं आपको एक ये दिखाती हूँ, देखिए पेपर दिखाती हूँ इसी के ऊपर। मैम एक और क्वेश्चन था, आपने वैलिडिटी तो अच्छे से समझा दिया, हाँ, मेन इसकी रिलायबिलिटी के बारे में थोड़ा और डिटेल में समझना था। अच्छा, मैं ये एक बार पेपर दिखा देती हूँ आपको, उसके बाद फिर मैं लास्ट में आपसे ये बता दूंगी आपको। ठीक है, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी में क्या फर्क होता है वो फिर मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, 1 मिनट का टाइम दीजिए। ये देखिए, ये एक पेपर है, इसमें देख लीजिए, जैसे हमने अभी पढ़ा ना कि डेवलपमेंट, वैलिडेशन और फिजिबिलिटी स्टडी का पेपर है ये। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा जर्नल है, ब्रिटिश जर्नल ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट। ब्रिटिश जर्नल में पेपर छपना बहुत बड़ी बात है, खास करके योगा का। ठीक है, और ये सौभाग्य दीदी हमारी कोऑर्डिनेटर है एसवाईसा यूनिवर्सिटी की, ये उन्हीं का पेपर छपा है ब्लाइंड स्टूडेंट के ऊपर जो विजुअल इम्पेयरमेंट है, उनके लिए इन्होंने एक मॉड्यूल तैयार किया। दिख रहा है सभी को? दिख यस रहा है मैम। सभी को? यस मैम। जी मैम। ठीक है, चलिए, तो फिर ये पेपर मैं आपको दिखा दे रही हूँ एक बार। तो इसी के तरह आपको सारे पेपर मिलेंगे। जो भी पेपर हम एक मॉड्यूल डेवलपमेंट करते हैं ना, पेपर लिखने का तरीका ही यही होता है जो अभी हमने डिस्कस किया है। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये इंट्रोडक्शन उन्होंने दिया हुआ है कि क्यों जरूरत था इस मॉड्यूल का। ये कभी भी, ये पहला मॉड्यूल है।
ठीक है, ये पहला योगा मॉड्यूल है जो विजुअल इम्पेयरमेंट पे बना है। क्यों बना है, तो सबसे पहले वही हम, ये तो एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है। आपको मैं बताई थी कि 2 तरह के एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक एब्स्ट्रैक्ट होता है ना जिसमें आपको क्लियर लिखा होता है कि ये इसका जो है कंटेंट है, ये इसका जो है डिस्कशन है, ये रिजल्ट है, इस तरह से होता है ना। एक एब्स्ट्रैक्ट होता है कि सब कुछ एक साथ ही दे देता है। यस मैम, सब समरी सब पेपर टाइटल की। रहते हैं, बैकग्राउंड, मेथोडोलॉजी, रिजल्ट, हाँ, कंक्लूजन। ठीक है, ठीक है। तो ये जो है आपका कीवर्ड्स है, आपको अगर इसको देखना हो इस पेपर को तो इस कीवर्ड को भी डाल के देख सकते हैं। ये आपका DOI नंबर है, ये सब बता चुकी हूँ मैं आपको पहले ही, ठीक है। इंट्रोडक्शन में देखिए पहले आपको लिखना है कि प्रिविलेंस क्या है, ठीक है, क्यों ये आपके दिमाग में ऐसा आया कि इन पे एक योगा मॉड्यूल बनना चाहिए, तो ये आप अपना एक जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। इंट्रोडक्शन जो है इसमें कोई मेथोलॉजी और इसका कोई काम नहीं होता। देखिए मेथड में जैसा भी मैं आपको पढ़ाई, ठीक है, स्टेप 1 में क्या हुआ, मेथड्स में क्या कर रहे हैं हम, पहले एक योगा मॉड्यूल डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। योगा मॉड्यूल डेवलप कर रहे हैं तो इसमें देखिए, इसमें लिखा हुआ है ना कि डेवलपमेंट कैसे हुआ। आप पेपर पढ़िएगा, आपको पेपर पढ़ना अच्छा लगेगा जब आप एक मॉड्यूल डेवलपमेंट का पेपर पढ़िएगा, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया कि मॉड्यूल कैसे डेवलप करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप में हमने क्या किया था, डेवलपमेंट किया था। डेवलपमेंट ऑफ द योगा मॉड्यूल was undertaken by considering the need, expected side effect, energy level, physical and physiological state of the participants with the objective of providing an effective and feasible solution, ठीक है। तो ये जो है अब इन्होंने प्रोसेस कहाँ से लिखा है, देखिए मेथोडोलॉजिकल रिव्यू लिया है इन्होंने, योगिक टेक्स्ट का, एंशिएंट का लिया है, कहाँ से लिया है, कौन से उपनिषद से लिया है, कौन से लिटरेचर, ये देखिए मैंने कहा ना आपको पूरा रेफरेंस देना होगा, ये उनका पूरा रेफरेंस इन्होंने दिया है, ठीक है। योगिक ब्रीदिंग टेक्निक लिया है, प्राणायाम लिया है, मेडिटेशन, ठीक है। उसके बाद फिर आपका डेवलपमेंट के बाद क्या था, वैलिडेशन। ये है ना वैलिडेशन ऑफ द योगा मॉड्यूल, ये पेपर पब्लिश हो चुका है, वो भी ब्रिटिश जर्नल का, ये इंटरनेशनल जर्नल है, ठीक है। फिर वैलिडेशन इन्होंने कितने एक्सपर्ट से कराया है, 25 एक्सपर्ट से कराया है, ठीक है। अब उसमें 25 में 19 योगा एक्सपर्ट थे और 6 जो है फिजिकल ट्रेनर थे। उनको फिजिकल ट्रेनर क्यों दिया यहाँ पे इन्होंने, कोई बता सकता है? जो हम योगा से रिलेटेड नहीं होंगे। नहीं, इसमें जो फिजियोथेरापी से भी इसका इफेक्ट किया जाता है, इसीलिए इसमें फिजिकल ट्रेनर इसलिए इन्होंने इंक्लूड किया है क्योंकि देखिए जो इनका सैंपल है वो कौन है, विजुअल इम्पेयरमेंट पे ये है, ठीक है। इसीलिए इन्होंने फिजिकल ट्रेनर भी यहाँ इंक्लूड, तो आपको अपने दिमाग में रखना है कि जो भी चीज आप डेवलप कर रही हैं उसका नेसेसिटी क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने फिजिकल ट्रेनर को लिया हुआ है। तो योगा एक्सपर्ट मैंने कहा था ना डिफरेंट स्कूल से होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इनके पेपर में योगा एक्सपर्ट कहाँ से है, वो डेमोग्राफिक जो हमने लिया तो उसमें मेंशन करना होता है पेपर में, द योगा एक्सपर्ट वेयर इंक्लूडेड फ्रॉम वेरियस योगा स्कूल ऑफ इंडिया, एसवाईसा योगा यूनिवर्सिटी, बिहार स्कूल ऑफ योगा, आर्ट ऑफ लिविंग, केवल देन पतंजलि योगपीठ। मीन्स इस तरह से इन्होंने पूरा जस्ट ये दिया है ना। देखिए वैलिडेशन का क्या मतलब हुआ, डेवलपमेंट का मतलब हुआ ये आपने जो बनाया, ये आपका प्लानिंग था। वैलिडेशन में जो है आपको पूरा लिखना होगा कि कितने योगा एक्सपर्ट थे, कितने कहाँ के किस स्कूल के थे, ठीक है। बिफोर टेकिंग सजेशन फॉर द फिजिकल ट्रेनर ईच प्रैक्टिस वाज एक्सप्लेन इन डिटेल एंड अ डेमो क्लास वाज प्रोवाइडेड फॉर देम। देखिए हर जो वैलिडेशन प्रोसेस होता है ना वो सबका अलग अलग होगा। आप देखिएगा कोई वैलिडेशन जैसे कि इन्होंने लिखा है ना कि डेमो क्लास प्रोवाइड करवाया गया, क्यों, क्योंकि उनका सैंपल क्या है, ब्लाइंड। हाँ, तो इसीलिए जो है, हाँ, तो अब इस तरह के लोगों के लिए अगर आप कोई योगा प्रैक्टिसेस बनाते हैं तो आपको एक एक चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जो है ये सब कुछ लिखना होता है आपको पेपर में कि ए रिक्वेस्ट लेटर वाज आइदर सेंट थ्रू द मेल और गिवन पर्सनली टू द एक्सपर्ट टू पार्टिसिपेट इन द स्टडी। हालांकि ये 2019 या 20 का पेपर है, तो ये सारा चीज देखिए ये है ना। वैलिडेशन वाज कैरिड इन 2 phases इन फर्स्ट 12 एक्सपर्ट, ठीक है। ये 2 फेज में कराया। अब देखिए इसमें एक चीज और भी है, जो वैलिडेशन प्रोसेस होता है बहुत लोग 2 फेज में करवाते हैं। मान लीजिए मैं कोई वैलिडेशन करवा ली, ठीक है, और मुझे 20 लोगों से वैलिडेशन कराई और 15 लोगों ने मुझे बहुत सारे सजेशन दिए,
कि ये भी ऐड कर लो, वो भी ऐड कर लो, ये भी होना चाहिए, ये छूटा हुआ है, इस तरह का अगर हमें सजेशन मिलता है तो फिर वो सजेशन को हम इनकॉर्पोरेट्स करते हैं, मतलब उसको फिर से ऐड करते हैं वो सारे सजेशन को, और फिर से उसको वैलिडेट कराते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे जैसे मैम ने लिखा है कि फर्स्ट फेज में उन्होंने क्या किया, 12 एक्सपर्ट लिया, ठीक है, तो उनको सजेशन मिला होगा 9 योगा एक्सपर्ट से और 3 फिजिकल ट्रेनर से, फिर उसको उन्होंने ऐड किया होगा फिर से, फिर दोबारा से फिर उन्होंने वो सजेशन को फिर से मतलब फिर से उन्होंने एक्सपर्ट को भेजा और फिर से जो है फिर वो CVR रेशियो निकाली। ठीक है, अगर आपको सजेशंस बहुत ज्यादा मिल गया है, बहुत ज्यादा फीडबैक मिल गया है, तो आपको फिर से उसको डालना होता है, वो जितने भी एक्सपर्ट ने आपको सजेशन दिया है। ठीक है, तो ये देखिए 2 फेज में वैलिडेशन हुआ है इस पेपर में, नॉट यूजफुल। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, देख लीजिए यहाँ पे कितने लाइकेट स्केल है, 0 to 4 है। ठीक यस है, मैम, वहां पे मैं कितना आपको दिखाई थी, 3 3। था, तो यहाँ पे 4 लाइकेट स्केल है, नॉट यूजफुल, लिटिल यूजफुल, मॉडरेटली यूजफुल और वेरी यूजफुल और एक्सट्रीमली यूजफुल। तो जो एक्सट्रीमली यूजफुल है इसको लिया गया होगा, जब मैम ने ये बनाया होगा CVR रेशियो ली होंगी तो ये इनको, ये जो लास्ट वाला है इसको लिया गया होगा। ठीक है, सजेशन सपोर्टेड बाय 50% ऑफ द एक्सपर्ट वेयर इनकॉर्पोरेटेड इन द, मतलब जितने भी सजेशन थे, ठीक है, उसको भी लिया गया है जो इनको सजेशंस मिले, क्योंकि ये ब्लाइंड बच्चों के लिए था, तो वो सजेशन को इनकॉर्पोरेट करके जो है फिर से वैलिडेट कराया गया है। ठीक है, तो सेकेंड फेज में क्या हुआ, न्यू लिस्ट तैयार हुआ, फिर 13 एक्सपर्ट को भेजा गया। पहली बार में कितने एक्सपर्ट को भेजे थे, 12 एक्सपर्ट को, फिर सजेशन आया, फिर कितने एक्सपर्ट को भेजे, 13 एक्सपर्ट को, तो 12 और 13 कितना हो गया, 12 और 13 कितने हो गए, 25। 25। तो हमारा जो लॉसी फॉर्मूला होगा वो कितने पे होगा, जो CVR रेशियो हम लेंगे वो कितने पे होगा। मैडम इसमें 2 राउंड में है तो फिर थोड़ी हम 25 काउंट करेंगे, CVR में तो 13 ही काउंट करेंगे ना। नहीं, देखिए 2 राउंड में हुआ ना, तो फिर उनके सजेशंस को लिया गया। देखिए समझिए इस चीज को आप लोग, देखिए ये जो हमने 2 राउंड में किया है, तो 12 एक्सपर्ट पहले उन्होंने लिया, ठीक है, फिर उसका सजेशन ये लिया, फिर उस सजेशन को फिर इन्होंने इनकॉर्पोरेट किया। तो आपका जो सिंगल आप ले रहे हैं, ठीक है, हम जो रेशियो निकालेंगे वो हम तो सिंगल पे निकाल रहे हैं ना जी, हम जो रेशियो निकाल रहे हैं वो हम सिंगल पे निकाल रहे हैं ना, हम जो CVR जो हम रेशियो निकालेंगे वो आइटम बढ़ जाएंगे, प्रैक्टिसेस बढ़ जाएंगे, सिंगल इसलिए आइटम पे निकाल रहे हैं। लेकिन आप जो लेंगे, ये जो CVR रेशियो है वो टोटल आइटम पे, जितने भी आपने एक्सपर्ट से, चाहे वो 3 राउंड में कराया हो, 2 राउंड में कराया हो, 1 राउंड में कराया हो, ठीक है। वो सेम मैम एक्सपर्ट है इन्होंने या अलग एक्सपर्ट है वो कैसे मालूम पड़े। नहीं, ये जो आपने, देखिए जो सेम एक्सपर्ट से आप क्यों कराएंगे, वो तो ऑलरेडी पहले ही फीडबैक दे दिए ना अपना वो। अब ओके, जैसे देन तो इट मेक सेंस कि अब पेपर दोनों को ही लेना पड़ेगा। नहीं, जैसे आपने मान लीजिए कि मान लीजिए कि 10 लोग हैं, ठीक है, 10 लोग में से जो है 5 लोगों ने मुझे सजेशन दिया कि तुम आसन में इसको भी ऐड करो, प्राणायाम में ये भी होना चाहिए, तुमने मेडिटेशन टेक्निक नहीं दिया, मेडिटेशन टेक्निक भी होना चाहिए, और मेडिटेशन टेक्निक में ओम मेडिटेशन होना चाहिए। तो मान लीजिए अगर 3 लोगों ने ऐसा दिया या 4 लोगों ने ऐसा दिया, ठीक है, तो जो नंबर हम फिर उनसे, हमें जो ऑलरेडी कर चुके हैं उनसे नहीं कराना है, वो तो आपको फीडबैक दे दिए, जो उनका फीडबैक था वो दोबारा क्यों करेंगे वैलिडेट। अब आपको उनसे कराना, ये 12 लोगों को तो उन्होंने तो सजेशन दे दिया, तभी तो आप CVR रेशियो कितने पे निकाल रही हैं, तभी तो 25 लोगों पे निकाल रही ना, तो 25 एक्सपर्ट मान के चल रही है। 25 एक्सपर्ट डिफरेंट है, आप सेम, ऐसा नहीं है कि एक ने दे दिया तो फिर से उनसे वैलिडेट करा ली, तो फिर तो वो एक ही एक्सपर्ट हुआ ना, इसमें 25 डिफरेंट एक्सपर्ट्स हुए आपके। ठीक है, क्योंकि आप एक ब्लाइंड बच्चों के लिए बना रही हैं, तो उसमें आपको हर चीज का ध्यान रखना होगा। ठीक है, जो सजेशंस मिल रहे हैं उस पर भी ध्यान रखना होगा। तो ये जो नंबर ऑफ एक्सपर्ट हम यहाँ पे काउंट करेंगे वो 25 काउंट करेंगे, जो CVR रेशियो निकालेंगे वो 25 पे निकालेंगे। तो जो 25 का देखेंगे तो ये आपका जो है CVR रेशियो। हाँ, हेलो, ठीक है, मनीषा मैम, अगर पहले किसी एक्सपर्ट ने वैलिडेट किया, ठीक है, उनका उसने एसेंशियल ही दिया, उसने बोला कि मे बी एसेंशियल और नॉट बी यूजफुल, ओके, और उसने कमेंट दिया कि आप करेंगे, उसके बाद एसेंशियल होना चाहिए, ठीक है, तो उसके बाद में नहीं तो उससे एसेंशियल स्कोर डाउन हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो नहीं, देखो
ये फीडबैक पे है। जैसे मान लो कि यहाँ पे मैम ने यहाँ मान लो 12 एक्सपर्ट दिया हुआ है, ठीक है, 12 एक्सपर्ट दिया हुआ है यहाँ पे, तो 12 एक्सपर्ट ने तो अपना फीडबैक दे दिया है, जो ऑलरेडी मेरा बना हुआ मॉड्यूल है उस पे तो फीडबैक दे दिया है कि ये इसेंशियल होना चाहिए, नॉट इसेंशियल होना चाहिए, ठीक है। फिर जो हम 2 आइटम 3 आइटम, इसमें ज्यादा नहीं होता, जैसे मान लो कि मैंने 21 प्रैक्टिसेस बनाए, ये मेरे साथ भी हुआ था, मान लो हमने 21 प्रैक्टिसेस बनाए, 2 प्रैक्टिसेस ऐसी हो गई जिसमें 50% लोगों ने कहा कि तुम्हें ये ऐड करना चाहिए, तुमने क्यों नहीं ऐड किया है ये, ठीक है। तो 2 या जो 1 प्रैक्टिसेस जो भी हम इंक्लूड कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है कि हमने 21 प्रैक्टिसेस बनाए तो 21 फिर से ऐड कर दिया। जो ऐड करते हैं वो 2 या 3 ही होता है। मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ, पेपर ही है पूरा, अब देख लो, मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ, टेबल में ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ये देखो, ये है ना, नहीं, मेरा कहने का क्वेश्चन ये देखो, ये हाँ हम अपना एसेंशियल वो इम्प्रूव कर सकते हैं, सेम उसमें हम क्या करेंगे ना, नंबर ऑफ एक्सपर्ट को हम सेम रखेंगे, वो ठीक है, नंबर नहीं बताएंगे कि हमने 12 ही थे, 12 को डबल रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन उस एसेंशियल को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि सीवीआर रेशो अच्छा हो जाए, क्या हम दोबारा से सेम रिसर्च से करा सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं, लेकिन हम एक जो एक्सपर्ट ने हमें पहले दे दिया है ना, हम फिर उनसे नहीं ले सकते दोबारा, क्योंकि उनका तो मेरे पास आ चुका है ना। देखो, जो चेंजेस आ रहे हैं, जो हम पेपर में ऐड कर रहे हैं, ये रूल है क्या मैम कि उनसे दोबारा नहीं ले सकते? नहीं, रूल नहीं है, लेकिन जो पहली बार उन्होंने दे दिया, मान लो कि मैंने आपको दे दिया कि आपका मॉड्यूल बहुत अच्छा है, ठीक है, तो उन्होंने जो सजेशन दिया वो आइटम इंक्लूड करके फिर हमको दूसरे से कराना है, सेम से नहीं कराना है, नहीं, मतलब ये मेथड है, प्रोसेस है ये? बिल्कुल बिल्कुल सेम से नहीं कराना है। जिनको जो सजेशन, मान लो कि 5 लोगों ने सजेशन दिया, भैया तुम उसमें जो है ब्राह्मणी प्राणायाम ऐड करो, ठीक है, 5 लोगों ने दिया, तो 5 लोगों ने तो अपना सजेशन दे दिया ना। जो दोबारा कराएंगे, जैसे मान लो पहली बार तुमने 10 से कराया, तो दोबारा जो कराओगे उसमें नंबर ऑफ एक्सपर्ट भी ज्यादा होते हैं। देखो, इसमें भी ऐसा ही होगा। आई थिंक वो पहली बार कर जो चुका है तो दोबारा क्यों करेगा? सही बात। मैम ठीक है, जो पहली बार में 12 है, लास्ट सेशन में 13 है। हेलो क्या? हाँ हाँ मैम, जो इस हमारा प्रेजेंट जो रिसर्च पेपर है, तो पहले 12 लोग से कराया गया, 12 लोग से, क्या, कहाँ से? पहले 12 लोगों से कराया गया। हाँ, पहले 12 लोग से है, फिर दोबारा जो हाँ, ये सजेशन दिया, वही मैं दिखा, देखो, पहले जो है इनका कहाँ से कराया गया, पहले जो है इनको यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, लिखा हुआ है, जो लोग एक्चुअली क्या हुआ था, ये मेरे साथ भी हुआ था कि मुझे कुछ 50% लोगों ने एक प्रैक्टिस ऐड करने के लिए उसमें बोला गया था उसमें। तो मैं क्या की कि एक प्रैक्टिस ऐड की, ठीक है, एक प्रैक्टिस ऐड करने के बाद फिर मुझे बोला गया कि इस प्रैक्टिस को अगर कोई एक्सपर्ट एडवाइस के थ्रू आप प्रैक्टिस ऐड कर रहे हैं तो आपको फिर से वैलिडेट कराना होगा, ठीक है। और जो ऑलरेडी वैलिडेट कर चुके थे वो नहीं किए, वो बोले कि हमने ऑलरेडी किया हुआ है, तो अब जो जैसे मान लो कि मैंने बोला कि मेडिटेशन, जो ओम मेडिटेशन टेक्निक ऐड कर लो, ठीक है, तो मैं तो अपना फीडबैक दे दी ना। अब उन्होंने सही फीडबैक दिया है कि मुझे ये ऐड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसको वेरीफाई किससे करेंगे? वो तो दूसरे एक्सपर्ट से आप करवाएंगे ना, ठीक है। तो ये जो पहले प्रैक्टिस, हाँ, जो पहले हो चुका है, देखो ये जो है 12 एक्सपर्ट थे इन द फर्स्ट फेज, 12 एक्सपर्ट थे ना। देखो, फिर तीसरे, जब दूसरा फेज हुआ तो 13 एक्सपर्ट थे उसमें, मतलब ये 12 और 13 सब अलग है, ठीक है, 12 और 13 ये अलग एक्सपर्ट थे। ये जो है, और जो आपको सजेशन, देखो सजेशन भी जो आपको मिलता है ना, ऐसा नहीं है कि मान लो 12 के 12 लोगों ने सजेशन दिया तो हम सबका सजेशन इनकॉर्पोरेट कर ले, ऐसा नहीं होता है। कम से कम 50% एक्सपर्ट जो है अगर बोलते हैं, जैसे मान लो कि 50%, मेरे केस में 50% लोगों, 50% मतलब 12 में से 12 लोगों ने मान लो बोल दिया, सॉरी, ये 12 लोगों में से मान लो 50%, 6 लोगों ने बोल दिया, 6 एक्सपर्ट ने बोला कि तुम्हें ये प्रैक्टिस, तुम्हें ओम मेडिटेशन जो है रखना चाहिए, तो हम ओम मेडिटेशन को ही लेंगे। ऐसा नहीं है कि 12 लोगों ने जितनी प्रैक्टिस बोली उसको सबको ऐड कर देंगे, मेजोरिटी को चूज करेंगे उसमें। जो मेजोरिटी है वहां पे उसको देखना है। अब मान लो किसी एक ने बोला कि अरे इसमें जो है ब्राह्मणी प्राणायाम होना चाहिए, अब एक के बोलने पे मैं थोड़ी ना उसमें ऐड कर दूंगी, और मैम मेजोरिटी होना चाहिए। अगले 13 में बोल दें, उसमें से 6 मतलब 7 लोग बोल दें कि नहीं ये जो है ये नहीं होना चाहिए, तो फिर क्या हटाएंगे उसको? नहीं, तो फिर वो हम सीवीआर निकाल रहे हैं ना, रेशियो निकाल रहे हैं ना उसका, अच्छा, ठीक है, रेशियो निकाल रहे हैं ना उस केस में।
जैसे कि यहाँ पे 25 लोगों पे मैम ने रेशियो निकाला है कि 25 लोगों का जो सीवीआर आ रहा है वो 0.35 आ रहा है, सॉरी 37 आ रहा है। तो ये सीवीआर निकाल रहे हैं ना कि इतना होना चाहिए, इससे ज्यादा होना चाहिए, तभी वो लेंगी। देखो मैं टेबल में दिखाती हूँ। चलो वैलिडिटी सबको क्लियर है ना, बस समझने क्लियर से है मैम, मतलब क्लियर है, चलिए क्लियर मैम। कंटिन्यू करिए मैम प्लीज। ठीक है। फिजिबिलिटी क्या हो गया कि चलो इतना तो मेरा थ्योरी पेपर का काम हुआ कि इतना तो हमने थ्योरी पढ़ लिया कि ये सब थ्योरी में था। ठीक है, अब आता है प्रैक्टिकल का बारी कि जो हमने जो हो सकता है कि जो मॉड्यूल तैयार किए हैं वो जो एंजाइटी लेवल का पेशेंट हो उसमें जो है वो कुछ प्रैक्टिसेस नहीं कर पा रहा हो या उसको करने के बाद उसको दिक्कतें आ रही हो, तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें एक प्रैक्टिकल स्टडी करना होगा। तो इसमें हम एक पायलट स्टडी करते हैं, बहुत छोटे सैंपल साइज पे करते हैं, और खास करके जो ब्लाइंड स्कूल बच्चों पे करते हैं। देखो मैम ने यहाँ पे बहुत कम पे किया होगा, 6 बॉयज और 3 गर्ल्स पे, 9 लोगों पे किया है, 9 बच्चों पे किया है। ठीक है, तो ये 9 लोगों पे करके उन्होंने देखा कि जो योगा मॉड्यूल है उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, ऐसा तो नहीं उसमें कुछ चेंज करना होगा, हो सकता है ना एक्सपर्ट एडवाइस, ये सब तो थ्योरी चल रहा है अभी, जो भी वैलिडेशन तक का कहानी था वो थ्योरी था। प्रैक्टिकली फिर हम इसको चेक करते हैं कि ये इफेक्टिव भी है कि नहीं, एक इनिशियल इफेक्टिवनेस देखेंगे ना। हमने थ्योरी और प्रैक्टिकल बहुत डिफरेंट होता है। ठीक है, जो थ्योरी में पढ़ते हो सकता है वो प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल हो पा रहा हो, या जो हमने मॉड्यूल चूज किया है, जो मॉड्यूल बना रहे हैं वो बहुत इफेक्टिव नहीं हो। ठीक है, तो इसके लिए जो है हम फिजिबिलिटी टेस्ट करते हैं। एक पायलट स्टडी कंडक्ट कराया हमने 9 बच्चों पे, और ये देखा कि ये पॉसिबल है कि नहीं, ये कितना इफेक्टिव है, ये किसी को हार्म तो नहीं कर रहा है। फिर इस फिजिबिलिटी स्टडी के ऊपर फिर हम जो है जो भी हम उसमें ऑब्जर्व करते कि नहीं ये प्रैक्टिसेस, हम फिर एक टेबल बनाते, ये प्रैक्टिसेस बहुत अच्छी प्रैक्टिस थी, इसको जो है आगे बढ़ाना चाहिए, ये प्रैक्टिस करने से ये प्रॉब्लम हुआ तो ये प्रैक्टिस को फिर हम हटा सकते हैं वहां पे। फिजिबिलिटी स्टडी करने के बाद भी अगर आपको लगता है कि कोई प्रैक्टिस ऐसा है जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसमें पेपर में लिख सकते हैं कि ये बच्चे नहीं कर पा रहे हैं तो इसके कारण हम इसको अपने मॉड्यूल से हटा रहे हैं। उस समय भी आपके पास रिटेन और रिजेक्ट करने का ऑप्शन होता है फिजिबिलिटी के टाइम में। ठीक है, इसीलिए हम फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं छोटे सैंपल साइज पे, ताकि मेन स्टडी जब हम बड़े सैंपल साइज पे करें तो दिक्कत नहीं हो। जैसे कोविड वैक्सीन भी बना होगा तो पहले एक छोटे सैंपल साइज पे दिया गया होगा ना, जानवरों को देते हैं या किसी को देते हैं, टेस्ट करते, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। ठीक है, उसी तरह ठीक इसकी फिजिबिलिटी टेस्ट करते हैं कि हमने जो मॉड्यूल बनाया है इससे कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। ठीक है, ये है आपका ये फिजिबिलिटी, यही हो गया आपका फिजिबिलिटी। देखिए इसमें मैम ने दिया भी होगा कि इसमें जब आप पेपर पढ़ेंगे ना तो इसमें आप मैम ने कहीं ना कहीं लिखा होगा कि जब इन्होंने फिजिबिलिटी स्टडी किया तो उसमें क्या क्या इनको दिक्कतें आई, कौन सी इन्होंने रखी, कौन सी हटाई, उसमें भी हुआ होगा। फिर इसके बाद फिर फाइनल मॉड्यूल बनता है, तैयार होता है। ठीक है, ये कितने लोगों ने वैलिडेट किया, इसमें कितने मेल थे कितने फीमेल थे, जो मैं आपको बोली कि ये सब आपको डेमोग्राफिक लिखना जरूरी है जब भी आप अपना एक मॉड्यूल बनाते हैं तो। ठीक है, फिजिबिलिटी में जो है आपका वही पार्टिसिपेंट कौन कौन थे, उसका आउटकम मेजर क्या आया, कौन सा आपने जो है सपेरियो विल टेस्ट जो मतलब कौन कौन सा आपने स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला लगाया। ठीक है, ये आपका फाइनल मॉड्यूल तैयार हुआ, आपने किसको रिटेन किया किसको रिजेक्ट किया। देखिए ये पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे कि मैम ने जो है 4 लाइकेट स्केल लिया था, तो कितने लोगों ने मतलब देखिए जैसे ये डिलीट हो गया। ठीक है, ये डिलीटेड हो गया, डिलीट मतलब इसको रिजेक्ट कर दिया मैम ने, क्योंकि जो सीवीआर रेशियो होगा इसका, ठीक है, वो इसके बराबर नहीं होगा, इससे कम होगा, जो भी उन्होंने लिया होगा सीवीआर रेशियो इसके बराबर नहीं होगा, तो इस प्रैक्टिस को हटा दिया गया। ये होगा तो इसका जो है जैसे कि 25 में है ना, ये देख लीजिए इसमें है ना 10 10 10 13 13 13। ठीक है, तो ये आप ऐसे पेपर पढ़ लीजिएगा, मैंने सारा पेपर दे दिया है उसमें। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत आता है, अगर आपको लगे कि कुछ और क्लास आपको और क्लास चाहिए इसके ऊपर तो मैं दे दूंगी, जो भी आपके डाउट्स क्लियर करने होंगे। ठीक है, तो ये सारा पेपर है, ये आप जब भी अब आप पेपर पढ़ेंगे मॉड्यूल डेवलपमेंट का वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक आपको पेपर पढ़ने का भी ये रहेगा कि पेपर कैसे पढ़ते हैं इसका, फिर आपको मजा आएगा पेपर पढ़ने में जब हमें सारी चीजें क्लियर होती है कि हमें कैसे वैलिडेट करते हैं मॉड्यूल। ठीक है मैम, हाउ मच टाइम इट विल टेक अप्रोक्सीमेटली? किस चीज के लिए? ये एक मॉड्यूल बनाने के लिए। अच्छा, मॉड्यूल बनाने के लिए देखिए डिपेंड करता है कि आपका नॉलेज। मुझे लग गया टाइम, मैं तो अभी भी मेरा पब्लिकेशन में ही है, मतलब तीसरा साल जा रहा है मेरा ये,
तो मेरा पब्लिकेशन में ही अभी पब्लिकेशन हुआ नहीं है मेरे मॉड्यूल का, तो इसमें आपको टाइम लगता है, क्योंकि क्या है ना, ये बहुत लेंदी प्रोसेस है। लेंदी प्रोसेस कहने का मतलब है कि आपको बहुत सारा पेपर पढ़ना होता है, बहुत सारा टेक्स्ट बुक पढ़ना होता है, बहुत लोगों की हेल्प लेनी होती है, उसमें आपको प्रॉपर, क्योंकि आप एक रिसर्च वर्क कर रहे हैं ना, तो रिसर्च ये टाइम लेता है, मतलब ये टाइम होता है, क्योंकि इसमें मीन्स आपको, आप समझ रहे हैं कि अगर आप कोई दवाई है ना, ये तो इस तरह से कि आप एक बीमारी की दवाई ही तो बना रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको हर चीज डालने के लिए कि इसमें इसका क्या क्या, सबसे पहले तो आपको निकालना, जैसे मैं आपको बताई कि एंजाइटी है, तो एंजाइटी का बनाना है, तो हमें क्या क्या चीज, क्या रैशनल है हमारी स्टडी का, हम किस किस चीज पे क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो एक बहुत ही डेप्थ नॉलेज का होना आपको चाहिए। आपके एंशियंट बुक का भी, जो आपकी हठ योगिक टेक्स्ट है, उसके बाद फिर आपका गहन संहिता है, पतंजलि योग सूत्र है, इसका बहुत डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद फिर आपको मॉडर्न साइकोलॉजी का भी, ठीक है। उसके बाद फिर आपके कॉन्टेक्ट्स बहुत अच्छे होने चाहिए स्कूल से, क्योंकि आपने देखा कि इसमें जितने भी एक्सपर्ट हैं वो डिफरेंट स्कूल्स के होने चाहिए, ठीक है। तो ये एक, मुझे जहां तक लगता है कि एक मॉड्यूल डेवलपमेंट करना मीन्स एक बहुत टफ काम है, ठीक है। अच्छा मैडम, हाँ बताइए। यस, एक क्वेश्चन था। मैंने जो एक मॉड्यूल लिया है वो एस व्यासा के डॉक्टर श्रीधर पालकुरु साहब का लिया है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस पे, पर वो पेपर में कोई फिजिबिलिटी टेस्ट नहीं हुआ था, सिर्फ वैलिडेशन हुआ था। तो उसके लिए फिजिबिलिटी के लिए मिनिमम कितने पेशेंट पे वो ट्राई करनी होगी? देखिए, जैसे कि ये विजुअल इंप्लीमेंट, मान लीजिए कोई हेल्थी सैंपल पे करता है, जैसे मान लीजिए मेरा हेल्थी सैंपल था, मेरा कोई बीमार बच्चा, मतलब मेरा जो स्टडी हुआ है वो हेल्थी सैंपल है, तो उसमें क्या होता है, आपको सैंपल साइज ज्यादा लेना होता है, लेकिन जो ब्लाइंड बच्चे वो कम है ना, अभी रेयर है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस न्यूरोलॉजिकल ये रेयर, डिसऑर्डर है। हाँ ये रेयर है, तो ये तो देखिए हॉस्पिटल में ही पॉसिबल है, क्योंकि इस तरह का पेशेंट तो आप, मतलब अगर आप इस तरह का कोई रिसर्च करते हैं, ठीक है, तो फिर आपको उसमें तो जैसे निमाज वगैरह हो गया, कोई हॉस्पिटल से ही कांटेक्ट करके आपको पेशेंट मिल सकते हैं, उसमें भी बहुत सारे। पेशेंट तो मिल रहे हैं हाँ, वो हॉस्पिटल से कांटेक्ट करके, पर इसमें फिजिबिलिटी के लिए मिनिमम कितनी रिक्वायरमेंट रहेगी, ये जस्ट पूछना था। क्योंकि ऑलरेडी जिसने वैलिडेट किया उसने फिजिबिलिटी स्टडी नहीं की हुई है, सिर्फ वैलिडेशन किया हुआ है 24 एक्सपर्ट्स से। अच्छा अच्छा, तो आप फिजिबिलिटी नहीं देखिए, या नहीं तो आप एक काम कीजिए, जो भी आपके जिसका भी आप पेपर स्टडी कर रहे हैं ना, आप उनसे एक मेल लिख के पूछिए, ठीक है। अच्छा, मेल का आंसर नहीं आए तो क्या करें सर? मेल तो कब से मैंने डाला है। मेल का आंसर अगर मैम, नहीं आ रहा है आपका, ये तीनों स्टेप फॉलो करने होते होंगे ना योगा मॉड्यूल के लिए? हाँ ये तीनों पहले हमने खुद एक डेवलप किया, फिर वैलिडेशन किया, बिल्कुल फिर फिजिबल, कितना बिल्कुल फिजिबल है वो, इसके बाद ही बिल्कुल होगा ना एक मॉड्यूल। ऐसा तो नहीं हमने बिल्कुल दो कर लिया बिल्कुल। बन गया। ये देखिए, जो प्रोसेस है ना, वो आपको प्रोसेस से चलना होगा, बिना प्रोसेस से जाए, या अगर आप चलते भी हैं तो फिर आपको अच्छा जर्नल नहीं मिलेगा, फिर आपको कोई नेशनल इंटरनेशनल, जैसे कि ये बहुत अच्छे जर्नल में छपा हुआ है, तो ये एक प्रोसेस से चल रहा है ना, तो इसके लिए आपको जो है, अगर आप चाहते हैं कि अच्छे जर्नल में छपे, इंटरनेशनल जर्नल में छपे, तो आपको उस प्रोसेस को फॉलो करना होगा, और प्रोसेस यही होता है जो आपको मैं अभी बताई ना, कि डेवलपमेंट करना है, वैलिडेट कराना है, फिजिबिलिटी देखना है, तो ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस के थ्रू ही आपको पेपर डालना होगा अपना। अच्छा, तो ठीक जो है, भारती मैम बोल रही हैं वो शायद उन्होंने बताया अच्छे से देखा नहीं होगा शायद। नहीं देखिए नहीं क्या नहीं, होता इसमें है, एक्चुअली ये पेपर डॉक्टर श्रीधर पालकुरु जी का है 2020 का। आप भी, आपको चाहिए तो मैं ग्रुप में भी वो डाल सकती हूँ, आपको आइडिया आ जाएगा। आप उसमें मुझे सिर्फ एक बार वैलिडेशन पेपर किया है। भेज, फिजिक देखिए क्या आप होता है ना मैम, मुझे नंबर चाहिए, मैं आपको पेपर भेज दूंगी मैम। आप तो ग्रुप में मुझे भेज उसमें दीजिएगा, थोड़ा गाइडेंस चाहिए। आप राहुल जी को भेज ग्रुप भेज में भेज दीजिएगा, दीजिएगा भारती जी, सभी देख हाँ, लेंगे। ग्रुप में डाल देती हूँ, ठीक है। ठीक है, आप जी जी ग्रुप जी। में डाल डाल दीजिए, वो मैं चेक कर लूंगी। लेकिन जो प्रोसेस होता है ना, अगर आपको मॉड्यूल डेवलप करना है तो प्रोसेस यही होता है, यही एक प्रोसेस है मॉड्यूल डेवलपमेंट करने का, ये एक तरीका है, ये एक स्टेप है जो आपको फॉलो करना चाहिए। और आपको अगर अपना लिटरेचर, मतलब आपको और भी ज्यादा अच्छा करना, आप चाहते हैं फ्यूचर में मॉड्यूल डेवलपमेंट करना, तो अभी से पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि क्या होता है कि एंशियंट टेक्स्ट पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे टेक्स्ट है, किसी में कह रहा है कि कपालभाति करने से ये होता है, किसी में कह रहा है ये होता है, तो वहाँ कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। तो आप जब जितना लिटरेचर रिव्यू करेंगे, जितना भी जो है पेपर ऑलरेडी रिसर्च हो चुका है,
ठीक है, मैं आपको बताई थी कि योगा रिसर्च क्यों करते हैं हम लोग। तो जितना भी आप लिटरेचर रिव्यू से निकाल सकते हैं आप निकालिए, क्योंकि हर पेपर में A to Z बातें लिखी होती है जो भी रिसर्चर फेस करता है। जैसे मैं भी कर रही हूँ तो उसमें वो मैं सारा पेपर में लिखी हूँ कि कौन सा जो मैं मॉड्यूल डेवलपमेंट कर रही हूँ उसमें कौन सा आसन प्राणायाम बहुत इफेक्टिव हुआ, कौन सा बहुत सपोर्टिव था, कौन सा ऐसा आसन था जो बच्चे नहीं कर पा रहे थे या उनको डिफिकल्टी आ रही थी। तो जब आप पूरा पेपर पढ़ेंगे तो आपको फ्यूचर में जो है मतलब एक रेफरेंस के लिए बहुत अच्छा होगा। और ये बहुत कम प्रैक्टिसेस ऐसी होती है जो बुक्स में एक रैशनल में दिया गया हो, मतलब योगिक टेक्स्ट में एक रैशनल में आया हो। बेटर है कि लिटरेचर रिव्यू करके ही आप उसका एक निचोड़ निकालिए जिस पे भी आप मॉड्यूल डेवलपमेंट करना चाहते हैं। इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, लेकिन हाँ टाइम टेकन है, आपको टाइम देना होगा। बिना टाइम दिए हुए मॉड्यूल डेवलप नहीं कर पाएंगे आप। राइट मैम। मैम जैसे मान लीजिए मैं जो रिसर्च करना चाह रहा हूँ उसमें मैंने अपना जो सैंपल लेना चाह रहा हूँ वो योगा स्टूडेंट्स को लेना चाह रहा हूँ जो ऑलरेडी रेगुलर क्लासेस कॉलेज में इंस्टीट्यूट में ले रहे हैं। तो इसके लिए क्या मुझे मॉड्यूल इंटरवेंशन के लिए मॉड्यूल बनाना पड़ेगा या उस क्लास को ही मैं अपना मॉड्यूल मान करके कर सकता हूँ? सर आपका वेरिएबल कौन सा है, आप किस वेरिएबल, मतलब देखिए मेरा वेरिएबल है योगा प्रैक्टिस। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेरा योगा प्रैक्टिस है और डिपेंडेबल वेरिएबल मेरा है प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोकास्टिनेशन, तो प्रोकास्टिनेशन का जो आपका जो भी आपका जो जैसे अभी मैं आपको बताई ना कि रेशनल ऑफ द स्टडी, तो रेशनल ऑफ द स्टडी आपका क्या है, जो आपने जो डिपेंडेंट वेरिएबल बनाया हुआ है उसका सिम्टम्स आप क्या देखना चाह रहे हैं, उसका सिम्टम्स क्या क्या है, आपका रेशनल क्या है, उसके अकॉर्डिंग अगर पहले से बना हुआ है, पहले से कोई पेपर है डेवलप मॉड्यूल का, तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है इसमें कि एकेडमिक प्रोक्रास्टिनेशन मेरा डिपेंडेबल वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है और योग से रिलेटेड कोई रिसर्च नहीं है कि योग का कोई मॉड्यूल या योग की कोई प्रैक्टिस से उसके ऊपर सर्च किया। लेकिन हाँ दूसरे जो वेस्टर्न कंट्रीज में प्रोक्रास्टिनेशन या एकेडमिक प्रोक्रास्टिनेशन के ऊपर बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, बट योग और प्रोक्रास्टिनेशन या एकेडमिक प्रोक्रास्टिनेशन का कोई लिंक अभी तक मुझे नहीं मिला है। आई वाज सर्चिंग फ्रॉम लास्ट 1 ईयर। सो देखिए क्या है कि ये जब भी आपका कोई पहला इस तरह का होता है ना, तो या नहीं तो आप एक प्रैक्टिस के ऊपर लेके चलिए, क्योंकि क्या होता है कि अगर आपको लगता है कोई आसन या कोई प्राणायाम इस चीज के लिए बहुत इफेक्टिव है, ठीक है, तो आपको मॉड्यूल बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि नहीं मुझे आसन भी देना चाहिए, प्राणायाम भी देना चाहिए, मतलब एज अ मॉड्यूल टाइप। मेरा कंसेप्ट ये है कि जो जनरल रेगुलर क्लासेस होती हैं और जो बच्चे ले रहे हैं योगा स्टूडेंट ही जो ले रहे हैं उनमें लेवल ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन क्या है और या योग का उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। नहीं तो फिर अगर इस पे कोई पेपर नहीं है, ऐसा नहीं होगा कि पेपर नहीं है, आपने सर्च अच्छे से नहीं किया, आप एक बार सर्च कीजिए, इस तरह के बहुत सारे पेपर है जहां तक मैं जानती हूँ। नहीं है मैम, मैंने तो बहुत ट्राई कर लिया, मतलब टेक्निकली भी मैं साउंड हूँ, गूगल पे कैसे सर्च करना है और पबमेड पे कैसे करना है, स्कॉलर्स पे कैसे करना है, बट आई एम नॉट एबल टू फाइंड। तो फिर आप एक मॉड्यूल पे आपको एक डेवलप करना होगा। जैसे मेरा भी टॉपिक है ना, उस पे अभी तक कोई भी मॉड्यूल डेवलपमेंट नहीं हुआ है, एक भी मॉड्यूल नहीं बना है। इसके कारण मुझे मॉड्यूल डेवलपमेंट करना पड़ा, क्योंकि अभी तक योगा पे एक भी मॉड्यूल नहीं बना है। बहुत सारा उसका सीबीटी है, ये है, मॉडर्न साइकोलॉजी में बहुत सारे उसके जो है मीन्स रिसर्च हुए हैं, लेकिन योगा से अभी एक भी रिसर्च नहीं गया है, तो इसके कारण मुझे मॉड्यूल डेवलपमेंट करना पड़ा इसका। जैसे दूसरे जो रिसर्च है जैसे डेंटल स्टूडेंट्स पे उन्होंने किया तो सीधा उन्होंने एक असेसमेंट टूल है वो लगाया और उसका उन्होंने सर्वे कराया, प्रैक्टिस दी, फिजिकल जो एक्टिविटी होती है स्टूडेंट होते हैं उन पे उन्होंने किया है, इस तरीके का उन्होंने किया है, बट वहां पे कोई मॉड्यूल उन्होंने यूज नहीं किया है, बस खाली जो स्टूडेंट है। फिर आप उसी का रेफरेंस लेके ना, जब आपकी इतनी अच्छी नॉलेज है तो आप उसी का रेफरेंस लेकर के आप एक मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन देखिए टाइम टेकिंग जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो है मतलब ये इम्पॉसिबल है। आप अगर आपका इतना अच्छा नॉलेज है, आपका इतना सर्च कर सकते हैं, आपको अभी से इतनी अच्छी नॉलेज है, तो मैं यही बोलूंगी कि अगर अभी तक इस पे मॉड्यूल नहीं तैयार है तो आप उसको मॉड्यूल क्रिएट कीजिए, आप बनाइए उस चीज को। ठीक है मैम। ठीक है, तो मैं यही सजेस्ट करूंगी, क्योंकि क्या है कि हम मॉड्यूल उसी चीज पे डेवलप करते हैं जिस चीज पे उस पे काम नहीं हुआ हुआ हो। ठीक है, आपका मैडम कौन सा टॉपिक है जिसमें आपका डेवलप किया है आपने? मेरा ये मोबाइल एडिक्शन के ऊपर है। ठीक है,
मोबाइल एडिक्शन के, मेरा एडिक्शन का ही पेपर है, लेकिन समवॉट जब तक पब्लिकेशन नहीं होता है तो मैं खुल के नहीं बता सकती हूँ आपको। हम एडिक्शन आपका है और दूसरा उसमें मॉड्यूल भी आपने डेवलप किया है, तो मतलब आप इसके ऊपर फिर प्रैक्टिस भी कराएंगे क्योंकि आप ऑलरेडी सर्वे वाला मेथड यूज कर रहे हो इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली क्या होता है, सर्वे आपके पेपर को ना स्ट्रॉन्ग करता है। स्ट्रॉन्ग करने का मतलब है कि जब भी आप एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के साथ एक सर्वे करते हैं कि आपका ओपिनियन, क्योंकि क्या है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कितने पे करूंगी, 100 बच्चे पे करूंगी, 200 बच्चों पे करेंगे। इंडिया का पॉपुलेशन ऑलरेडी इतना हाई है कि आप अगर एक सर्वे कर लेते हैं कि हाँ चलो 1000 लोगों ने भी, जो मतलब मेरा मानना है वो 1000 लोगों की तरफ से भी आया, तो वो थोड़ा सा एक इम्पैक्ट देता है आपके पेपर को। तो बस इसीलिए मेरा सर्वे भी मेरे मेन स्टडी से ही रिलेटेड है, मेन स्टडी के लिए ही मैंने सर्वे भी किया तो है। आपका जो डिजाइन होगा वो क्या कहलाएगा? मेरा एक्चुअली 2 पीएचडी चल रहा है, एक सर्वे भी मैं कर लेती तो भी पीएचडी डिग्री मिल जाती है, एक एक्सपेरिमेंटल भी कर लेती तो भी मिल जाती है। तो मेरा एक तरह से स्टडी की 2 पीएचडी चल रहा है। तो मेरा एक सर्वे स्टडी भी है और एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी भी है। ठीक ठीक है। तो वो सर्वे में तो मैडम आपने खुद क्वेश्चनर बनाए, क्योंकि एडिक्शन से तो क्वेश्चनर चार्ज है। सर्वे में आपको खुद बनाना होता है, जो आपके मेन स्टडी से आप, मैंने आपको कहा ना कि देखिए जब आप कोई भी रिसर्च का मतलब ही होता है कि आप जब भी कोई काम करते हैं ना, जो भी मेरा टॉपिक है वो दिन रात सोचना पड़ता है आपको कि इससे क्या क्या हो सकता है। क्योंकि क्या होता है कि बहुत बारी हम गाइड से मिलते तो हमें, हमारा दिमाग ओपन होता है कि अरे हमने तो ये छोड़ दिया, ये तो हुआ ही नहीं। तो आपका जो प्लानिंग फेज है ना वो बहुत सॉलिड होना चाहिए। वो आपके गाइड जो भी आपके टीम वर्क है, जो भी रिसर्च टीम है आपकी, वो होना चाहिए। आप उनका फीडबैक होना चाहिए आपके पास कि बहुत सारी चीज हम ना इनिशियल लेवल पे सोच नहीं पाते हैं। जब तक हम फेज 2 में डेटा कलेक्शन में पहुंचते तो हमें याद लगता है कि अरे ये कर लेना चाहिए था उस समय, या जर्नल से हमें जब हम पेपर पब्लिकेशन की तरफ जाते हैं तो हमें लगता है। तो मैं यही बोलूंगी कि जब भी आप कोई टॉपिक सोच रहे हैं उसको डिस्कस जरूर कीजिए। इनडायरेक्ट वे में डिस्कस कीजिए, लेकिन डिस्कस कीजिए, डिस्कशन बहुत जरूरी है। ठीक है। और किसी का कुछ? हालांकि टाइम भी हो गया है, 8 o'clock होने वाले हैं। राहुल जी यहीं पे है? आधे बचे हैं मैम, हम जब शुरू किया था जितने बच्चों उनमें से आधे बचे। तो कोई नहीं, बहुत अच्छा बताया आपने मैडम, इट वाज रियली इंटरेस्टिंग। कभी भी आपको लगे कि आपको पीएचडी में कुछ समझ में नहीं आ रहा है या आपको देखिए हम लोग सब मिलके सोचेंगे तभी कोई एक अच्छा